अभिनव, अभिनव बेटा भाग जा यहाँ से, नहीं तो ये लोग तुझे भी मार डालेंगे। अभिनव के पिता संजय ने दर्द में कराहते हुए अपने 5 साल के बेटे अभिनव से कहा। उनके हाथ में गोली लगी थी। अभिनव और संजय रात के अंधेरे में एक पतली सी गली में छुपे हुए थे। बाहर सड़क पर उनकी गाड़ी खड़ी थी और उसी गाड़ी के पास खड़े थे वो लोग जिन्होंने संजय को गोली मारी थी। नहीं पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जिद मत कर टाइगर, मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूँ, लेकिन तुझे अभी बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ संभालना है। अब जा जा। संजय ने कहा और अपनी उंगली में से एक सोने की अंगूठी निकालकर अभिनव को थमा दी। उस पर टी गुदा हुआ था। संजय ने अभिनव के माथे को चूमा और अपनी बंदूक लेकर उन लोगों का सामना करने के लिए गली से बाहर निकल गए। घबराया हुआ अभिनव अपने पिता को छुपकर देख रहा था। संजय जैसे अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो एक आदमी ने संजय पर बंदूक तान दी। संजय पर 3 गोलियां दाग दी गई थी। टूटती सांसों के बीच संजय ने अभिनव को देखा और कहा, इस कमीने का चेहरा याद रखना टाइगर। और संजय जमीन पर ढेर हो गया। पापा! अभिनव चिल्लाया और अचानक उसकी नींद खुल गई। पसीने में तरबतर अभिनव अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया और गहरी सांसें लेने लगा। 18 साल। पिछले 18 सालों से ये सपना इसी तरह से अभिनव को परेशान कर रहा था। अभिनव ने पहले अपनी उंगली में पहनी उस अंगूठी को देखा और फिर बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। अभिनव गुड़गांव में रहता था और डिलीवरी बॉय का काम करता था। हालांकि इस काम में उसका मन नहीं लगता था, लेकिन अनाथ आश्रम से निकलने के बाद उसके पास ये करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। 18 साल की उम्र में अनाथ आश्रम से निकलने के बाद उसने अपना खर्च खुद उठाना शुरू कर दिया था। उसकी जिंदगी में बस एक ही खुशी थी, उसकी गर्लफ्रेंड वैभवी। जब भी वो वैभवी को देखता तो अपने सारे दुख भूल जाता था। और आज तो वैभवी का जन्मदिन था, इसीलिए अभिनव जल्द से जल्द उससे मिलना चाहता था। भैया, ये केक कितने का है? शाम को जब अभिनव ने अपना काम खत्म किया तो वो एक बेकरी पर आ गया था। 600। अच्छा, और ये पेस्ट्री? 60। ठीक है, एक पेस्ट्री पैक कर दो, अभिनव ने दुकानदार से कहा। असल में अभिनव और वैभवी ने यह तय किया था कि वो पाई पाई जोड़कर अपने लिए किराए का एक बड़ा घर लेंगे और इसलिए वो पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते थे। पेस्ट्री लेकर अभिनव खुशी खुशी वहां से निकल गया। कुछ देर के बाद जब वो वैभवी के कमरे के बाहर पहुंचा तो उसने पाया वहां काफी रंगीन लाइट चल रही थी और वहां से तेज म्यूजिक की आवाज आ रही थी। अभिनव हड़बड़ाते हुए ऊपर पहुंचा और घंटी बजा दी। वैभवी ने कमरे का दरवाजा खोला। अभिनव ने जैसे ही वैभवी को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने पूछा, ये सब क्या है? वैभवी ने महंगा सा वन पीस पहना हुआ था और उसके सिर पर एक छोटा सा ताज था। कमरा चारों तरफ से सजा हुआ था। टेबल पर एक बड़ा सा केक, शराब और खाना रखा हुआ था। वहां बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। ये कौन है वैभवी? देख नहीं रही? ये डिलीवरी बॉय है। पर हम ऑलरेडी केक लाए तो थे, फिर तूने पेस्ट्री क्यों मंगवाई? अरे तुम गलत समझ रही हो, ये तो वो डिलीवरी बॉय है जिसको वैभवी डेट कर रही थी। माय गॉड, एक डिलीवरी बॉय को डेट? वैभवी, तेरा स्टैंडर्ड इतना कैसे गिर गया? अभिनव को यह सुनकर बुरा लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता इतने में पीछे से आवाज आई, हैप्पी बर्थडे वैभवी। अभिनव ने पलटकर देखा तो पाया कि वहां देवेन सूट बूट में खड़ा था। अभिनव देवेन को अच्छी तरह से जानता था। वो एक बड़े बाप का लड़का था और हर वक्त वैभवी के आसपास मंडराता रहता था। इस बात से अभिनव चिढ़ता था और जब आज के दिन देवेन यहाँ आया तो अभिनव का दिमाग खराब हो गया। उसके हाथ में एक बड़ा सा गिफ्ट था। उसके आगे अभिनव के हाथ में लटकती पेस्ट्री की थैली कुछ भी नहीं लग रही थी। हैप्पी बर्थडे डार्लिंग, देवेन ने कहा और अभिनव को बगल करके वो वैभवी के पास आ गया। उसने वैभवी को गिफ्ट दिया और उसे कसकर गले लगा लिया। ये देख अभिनव जल भून उठा। इतने में वैभवी ने कहा, दोस्तों
तुम्हें मेरे स्टैंडर्ड पर डाउट है ना? अब मैं तुम्हें बताती हूं कि मेरा स्टैंडर्ड क्या है। वैभवी ने इतना कहा और देवेन का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद वैभवी उसे देखते हुए बोली, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूं अभिनव। क्या? और क्या? अबे कब तक बेचारी तेरे जैसे गरीब के साथ आधी पेस्ट्री खाती रहेगी, नहीं डार्लिंग? इतना कहते ही देवेन ने वैभवी के गालों को चूम लिया। अभिनव की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने पेस्ट्री की थैली फेंक दी और देवेन की नाक पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। साले, तेरी इतनी हिम्मत! देवेन जैसे ही अभिनव को मारने के लिए आगे आया, इतने में अभिनव ने उसके पेट में एक लात मारी और वैभवी की तरफ देखकर बोला, ये तुमने ठीक नहीं किया वैभवी। और अभिनव वहां से निकल गया। वो उन दोनों की शक्ल अब और नहीं देखना चाहता था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल जोरों से दुख रहा था। वो एक बड़े से होटल के सामने फुटपाथ पर ही शराब पीने बैठ गया था। हर घूंट के साथ उसकी आंखों के सामने वो दृश्य आ रहा था जिसमें वैभवी देवेन के गालों को चूम रही थी। हर घूंट के साथ उसके दिल का दर्द और बढ़ते जा रहा था। यह तुमने ठीक नहीं किया वैभवी, यह तुमने ठीक नहीं किया। नशे में धुत अभिनव ने शराब की आखिरी बोतल सड़क पर फोड़ते हुए कहा। उसे चक्कर आ रहे थे और वो गश खाकर वही सड़क पर लेट गया। उसका दिल तो बुरी तरह से टूट गया था, लेकिन उसके लिए ये रात यही खत्म नहीं होने वाली थी। उधर जब अभिनव सड़क पर बेहोश हो गया था, तब इधर सनी सिंह अपनी गाड़ी में बैठा बेचैन हो रहा था। सनी सिंह की बहन अनन्या सिंह उसके गले का कांटा बन गई थी। सनी अपने दादा हरदेव पाल सिंह की नजर में आने के लिए और अनन्या को रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता था, और आज वो अपनी गाड़ी में अपने आदमियों के साथ निकल पड़ा था अपनी बहन को सबक सिखाने के लिए। इधर कुछ देर के बाद अभिनव के बगल से सनी सिंह की महंगी सी गाड़ी गुजरी। जैसे ही सनी की नजर अभिनव पर पड़ी तो उसने गाड़ी रुकवाई और नीचे उतरकर अभिनव के पास चला गया। वो अभिनव को मुस्कुराते हुए देख रहा था। सनी के आदमी भी उसके पीछे उतरे। उनमें से एक ने हिचकिचाते हुए कहा, बॉस, ये हमारे पास टाइम नहीं है। सुबह होने से पहले अगर हमने इसे अनन्या के कमरे में नहीं डाला तो हमें दोबारा इस काम को करने का मौका नहीं मिलेगा। सनी ने कहा और अभिनव को गाड़ी में डालने का इशारा कर दिया। उन्होंने अभिनव को गाड़ी में डाला और वहां से रवाना हो गए। कुछ देर के बाद सनी की गाड़ी एक बड़े से होटल के बाहर आकर खड़ी हो गई। सनी ने अपने आदमियों से कहा, इसकी पैंट उतारो और रूम नंबर 409 में ले चलो। सनी के आदमी अभिनव को उठाकर सीधा रूम नंबर 409 में घुसे और उन्होंने अभिनव को बहुत आहिस्ते से उस बिस्तर पर लेटा दिया। वहां पहले से सनी की बहन अनन्या लेटी हुई थी। सुबह जब अभिनव की करवट बदली तो उसका हाथ एक नर्म हाथ से टकरा गया। अभिनव की नींद टूटी और उसने देखा कि वो एक अनजान लड़की के बगल में बिना पैंट के लेटा हुआ था। इधर अनन्या की भी नींद खुल गई। अपने आप को इस हाल में पाया तो गुस्से में अभिनव के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार बोली, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? कौन हो तुम और मेरे कमरे में कैसे आए? और ये तुमने पैंट क्यों नहीं पहनी है? अनन्या ने खींचते हुए कहा। अभिनव को कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी उसने कोशिश की और बोला, वो मैं। इतने में अनन्या के कमरे का दरवाजा खुला और सनी अपने आदमियों के साथ अंदर आ गया। शेम ऑन यू बहना, मुझे तो पहले से तुम्हारे कैरेक्टर पर डाउट था। मैंने कितनी बार दादाजी को समझाया पर वो हर बार बोले नहीं, मेरी अनन्या ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए मैंने उन्हें अपनी पोती की रंगरलियों का लाइव टेलीकास्ट दिखाने के लिए यही बुला लिया। सनी के मुंह से दादाजी का नाम सुन अनन्या घबरा गई। वो हाथ जोड़ बोली, भाई मुझे सच में नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं तो इस लड़के तक को पहली बार देख रही हूँ। मैं भी, और हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है जैसा। इससे पहले कि अभिनव सफाई देता, अनन्या और सनी के दादा हरदेव पाल सिंह कमरे में पहुंच चुके थे। उनके पहनावे से समझ आ रहा था कि वो बहुत अमीर आदमी थे। अनन्या को इस हाल में देख उनकी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दादाजी, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। अनन्या, तुम्हें अच्छी तरह से पता था नियम क्या है, फिर भी तुमने उसे तोड़ दिया। और तू? जब अभिनव की नजर हरदेव से मिली तो उसे लगा वो अपनी आंखों के सामने मौत देख रहा है।
हरदेव उसके पास आए और बोले, तू मेरी पोती के साथ सोया था ना? हमारे परिवार के कानून के हिसाब से आज से तू सिंह परिवार का दामाद है। क्या? लेकिन हम दोनों के बीच तो कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा। हरदेव ने तीखी नजरों से अभिनव के पैरों को देखा। उसने पैंट नहीं पहनी थी। ये देख हरदेव ने अभिनव को घूरा और अपने आदमियों से बोला, मारो साले को। इससे पहले कि अभिनव कुछ समझता, हरदेव के आदमियों ने उसे मारना शुरू कर दिया था। अभिनव हरदेव की उम्र का लिहाज कर रहा था, इसलिए उसने अपने आप को रोक लिया था। कुछ देर के बाद हरदेव ने अपने आदमियों को रुकने का इशारा किया और अनन्या की तरफ देखते हुए कहा, अनन्या, इसे हॉस्पिटल भेजना ताकि शाम को ये अकरम की पार्टी में आने के लिए तैयार हो जाए। याद रखना, मुझे शाम को अकरम की पार्टी में तुम्हारे साथ ये जरूर नजर आना चाहिए। इतना कहते ही हरदेव गुस्से में वहां से निकल गया। उसके पीछे सनी भी अनन्या को चिढ़ाने के लिए मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। अभिनव दर्द से करहा रहा था। अनन्या उसके पास आई और बोली, तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों? अभिनव के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। अनन्या का ड्राइवर उसी की गाड़ी से अभिनव को पहले हॉस्पिटल ले गया और उसके बाद उसे घर छोड़ दिया। वहां जाकर अभिनव शाम को होने वाली पार्टी के लिए तैयार होने लगा। उसे हरदेव और उसके आदमियों का डर नहीं था। वो बस अनन्या की मुश्किलें और नहीं बढ़ाना चाहता था। अभिनव के पास ले देकर अपने पापा का सिर्फ एक ब्लेजर था। उसे पहन अभिनव अनन्या के घर जाने के लिए निकल पड़ा। अभिनव का अंदाज सही था। अनन्या का घर काफी बड़ा था। वो एक अमीर परिवार की लड़की थी। अनन्या गाड़ी में बैठी और दोनों पार्टी के लिए निकल पड़े। उसकी आंखों में दिख रहा था कि वो अभिनव से कितनी नफरत करती थी। अभिनव भी पार्टी में इतने बड़े लोगों के बीच जाने से घबरा रहा था। उसी घबराहट में उसने कब अपने पापा की अंगूठी को उंगली में गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया, उसे पता ही नहीं चला। जब वो लोग अकरम के घर के बाहर पहुंचे तो अंदर जाने से पहले अनन्या ने अभिनव से पूछा, इस अंगूठी को उतार दो प्लीज, ये काफी गंदी है। अभिनव ने अनन्या को घूरते हुए देखा और बोला, सॉरी, लेकिन ये अंगूठी मेरा सब कुछ है। अनन्या खिंच गई और अंदर बढ़ने लगी। अभिनव भी उसके पीछे पीछे चलता जा रहा था। अकरम का घर किले जैसा था, जिसके चारों तरफ बाउंसर्स बंदूकें लिए खड़े थे। जैसे ही अनन्या और अभिनव अंदर आए तो इतने में उसकी नजर देवेन से टकरा गई। हाँ बे, तू यहाँ क्या कर रहा है बे साले? देवेन ने पूछा। ही इज माई हस्बैंड, अनन्या ने कहा। अनन्या, तुम पागल हो गई हो क्या? इस फटीचर में ऐसा क्या देखा जो इससे शादी कर ली? देवेन के मुंह से अभिनव को यह सुन गुस्सा आ गया। जुबान संभाल कर बात कर देवेन। नहीं तो क्या कर लेगा? है? देवेन भी तैश में आ गया। अभिनव उसके ऊपर हाथ उठाने ही वाला था कि इतने में उन दोनों का झगड़ा देख पार्टी का ऑर्गेनाइजर अकरम वहां पहुंच चुका था। उसने कहा, क्या हो रहा है यहाँ? अकरम सर, देखिए ना इस आदमी को, ये एक क्रिमिनल है और जबरदस्ती आपकी पार्टी में घुस आया है। देवेन के कहने पर अकरम ने अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? ये मेरे हस्बैंड है, अनन्या ने अपनी शर्म छुपाते हुए कहा। अकरम को विश्वास नहीं हुआ। उसने अभिनव से कहा, तुम यहाँ इनवाइटेड नहीं हो। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, चले जाओ यहाँ से। अभिनव ने देवेन को गुस्से में देखा, अपना हाथ नीचे किया और वहां से निकलने लगा। देवेन भी उसे जाता देख मुस्कुराया और बोला, थैंक यू अकरम सर। और अनन्या, तुम भी इससे दूर रहना, साला गरीब। इतने में अकरम ने कहा, एक मिनट रुको। अभिनव रुका और पलटकर अकरम को देखने लगा। अकरम अभिनव के पास आकर उसकी अंगूठी को देखने लगा और बोला, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ अकेले में? मुझसे? हाँ, आओ मेरे साथ। अकरम ने कहा और अभिनव का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर ले जाने लगा। अनन्या, देवेन, सनी और पार्टी में मौजूद बाकी लोग ये देख हैरान हो गए थे। कुछ देर के बाद जब वो अकरम के कमरे में पहुंचे तो अकरम ने दरवाजा बंद किया और अभिनव के पास आकर बोला, क्या मैं तुम्हारी ये अंगूठी देख सकता हूँ? क्यों? चिंता मत करो, मैं इसे मांग नहीं रहा, बस मुझे कुछ देखना है, प्लीज। अभिनव उसकी बात सुन हिचकिचाया।
और आखिर में अंगूठी उतार कर उसे दे दी। अकरम ने उसे उलट पलट कर देखा। उस अंगूठी के अंदरूनी भाग में टी लिखा हुआ था। उसे पढ़ते ही अकरम के दिल की धड़कनें तेज हो गई और उसने अभिनव के पैरों में गिरते हुए कहा, टाइगर। अभिनव ने अकरम के मुंह से ये शब्द सुना तो वो हैरान हो गया। उसे अचानक से अपने पिता के वो आखिरी शब्द याद आ गए जो उन्होंने अभिनव से विदा लेते हुए कहे थे। लेकिन अभिनव हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अकरम ये सब कैसे जानता था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, अकरम ने कहा, आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया टाइगर। टाइगर? हाँ, मैं पिछले 18 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। तुम हमारे टाइगर हो टाइगर, हमारे इस हजारों करोड़ के बिजनेस एम्पायर के वारिस, जिसे हम तीनों दोस्तों ने मिलकर खड़ा किया था। मैं, तुम्हारे पापा संजय गढ़वाल और राणा अग्निहोत्री। इतना कहते ही अकरम ने दीवार पर टंगी एक तस्वीर की तरफ इशारा कर दिया जिसमें संजय, अकरम और राणा तीनों मौजूद थे। राणा को देख अभिनव को झटका लगा। उस रात अभिनव के पिता पर जिस आदमी ने गोली चलाई थी वो राणा था। अभिनव की आंखें गुस्से से लाल हो गई। ये देख अकरम ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। आपको मुझसे कुछ बात करनी थी ना? हाँ, मैं तुम्हें हमारी कंपनी द माफिया किंग के बारे में कुछ बताने वाला था। हम तीनों ने मिलकर द माफिया किंग को खड़ा किया था, जिसके नाम से पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटी और इस देश का बड़े से बड़ा आदमी कांपता था। पर तुम्हारे पापा के जाने के बाद सब बिखर गया। इस बीच हमारे कुछ दुश्मन भी खड़े हो गए हैं। उनमें से सबसे बड़ा दुश्मन है दिग्पाल चिंगावत। वो सालों से तुम्हें ढूंढ रहा है। वो तुम्हें मारकर हमारा नामो निशान मिटा देना चाहता है। फिलहाल द माफिया किंग का सारा काम राणा का बेटा मोंटी संभाल रहा है, लेकिन अब से कंपनी की भागदौड़ तुम्हारे हाथ में होगी। अपने पिता के काम को अब तुम्हें ही आगे बढ़ाना है टाइगर। यह सुनते ही अभिनव के कान खड़े हो गए थे। कल तक उसकी जेब में 100 रुपये भी नहीं थे और आज अचानक वो हजारों करोड़ की कंपनी का मालिक हो गया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अभिनव अपने पिता का बदला ले पाएगा? कैसे एक डिलीवरी बॉय संभालेगा अपने पिता की हजारों करोड़ की कंपनी द माफिया किंग? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर। अभिनव की जिंदगी रातों रात पलट चुकी थी। उसके साथ जो हुआ उस पर उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। उसके हाथ में अपने पिता की तस्वीर थी, लेकिन उस तस्वीर में वो गुस्से से भरी आंखों से राणा को देख रहा था। अगर उसका बस चलता तो वो अभी के अभी राणा का सिर काटकर अपने पिता की मौत का बदला ले लेता। जब अकरम ने अभिनव को इस हाल में देखा तो बोला, मैं तुमसे पूछना ही भूल गया। तुम इतने सालों तक कहाँ थे? अभिनव ने अपनी दर्द और गुस्से भरी आंखों से अकरम को देखा और बोला, पापा के जाने के बाद मेरी परवरिश एक अनाथ आश्रम में हुई। कुछ सालों बाद मैं वहां से बाहर निकला और काम करने लगा ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सकूं। लेकिन आप लोग इस दौरान मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? अकरम ने यह सुन अपनी पलक झपकाई और कहा, ऐसा नहीं था कि हमने तुम्हें ढूंढा नहीं, लेकिन संजय के जाने के बाद माफिया वर्ल्ड में अफरा तफरी मच गई थी। हम उसे भी संभाल रहे थे और तुम्हें भी ढूंढ रहे थे। पर इस सब के बीच वक्त के साथ तुम्हारा चेहरा बदलता जा रहा था, इसलिए तुम्हें ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो गया था। खैर, अब तुम आ गए हो तो मोंटी और बाकी लोग तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगे। मोंटी का नाम सुनते ही अभिनव को गुस्सा आ गया था। मोंटी एक गद्दार का बेटा था। अभिनव ना तो उस गद्दार के बेटे से मिलना चाहता था और ना ही बात करना चाहता था। अभिनव ने कहा, लेकिन मुझे तो कभी मेरे पापा ने इस माफिया ग्रुप के बारे में नहीं बताया। अगर ऐसा कुछ था तो वो मुझे पहले बता सकते थे ना। तब तुम बहुत छोटे थे, शायद वो तुम्हें सब चीजों से दूर रखना चाहते थे। लेकिन मेरा यकीन करो, हम सच में तुम्हें ढूंढ रहे थे और अब तुमसे मिलने के बाद मुरझाया हुआ द माफिया किंग फिर से जिंदा हो जाएगा। इतना कहकर अकरम कमरे में रखी एक टेबल की तरफ बढ़ने लगा था। इधर अभिनव के मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राणा का राज अकरम और बाकी लोगों को पता क्यों नहीं चला और क्यों एक गद्दार का बेटा अभिनव की गद्दी पर बैठा हुआ था। इससे पहले कि अभिनव अपने आप को कोई जवाब दे पाता,
अकरम उसके पास आया और उसने अभिनव को 50 करोड़ रुपए का एक चेक थमा दिया। इसे रख लो। जब तक तुम वापस टाइगर की पोजीशन पे नहीं आ जाते तब तक तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अभिनव ने अकरम के हाथ से चेक लिया और उसे देखने लगा। उसकी जिंदगी पलट तो गई थी, लेकिन अभी भी ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब उसे नहीं मिले थे। इसके बाद अभिनव और अकरम उस कमरे से बाहर निकलने लगे। अकरम ने जाते हुए कहा, तुम्हारी असली पहचान के बारे में किसी को भी खबर नहीं लगनी चाहिए, इसलिए जैसे जीते आ रहे थे वैसे ही जीते रहना। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों कमरे से बाहर आ गए। इधर अनन्या चिंता भरी आंखों से उस कमरे के दरवाजे को देख रही थी जिसमें अभिनव और अकरम थे। वो ये जानने के लिए बेताब थी कि उन दोनों के बीच अंदर क्या बात हो रही थी और अभिनव को आने में इतनी देर क्यों लग रही थी। इतने में देवेन ने हंसते हुए कहा, लगता है इस अभिनव को अपनी ही दवा चखने को मिल गई। इस पर सनी ने कहा, कितने दुख की बात है ना? बेचारा मरने से पहले अपनी बीवी के साथ ऐश भी नहीं कर पाया। ये सुन अनन्या को झटका लगा। वो जानती थी कि अकरम के लिए किसी को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। अकरम सर इन जैसे गटर के चूहों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो उन्हें साफ कर देते हैं। ये भी बचने वाला नहीं है। देवेन ने कहा, हाँ, बेचारा सच में शादी करके मर गया। सनी ने कहा और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अनन्या को यह सुनकर बुरा लगा। कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की मौत पर खुश कैसे हो सकता था? उसने कहा, प्लीज उसके बारे में इस तरह की बातें मत करो। इस पर देवेन ने कहा, तो और क्या करे, जिसके जैसे लक्षण होंगे उसके बारे में वैसे ही तो बातें होगी। देवेन यार, वो सही कह रही है, ठीक है ना अनन्या? हम उसके बारे में ऐसी बातें नहीं करेंगे। वैसे भी मेरे दादाजी कहते हैं, मरे हुए लोगों के बारे में गलत बात नहीं करनी चाहिए। सनी ने इतना कहा और फिर से दोनों ठहाके मारकर हंसने लगे। इससे पहले कि अनन्या कुछ कहती, कमरे का दरवाजा खुल गया। अकरम अभिनव को लेकर बाहर आ रहा था। अभिनव के बदन पर एक छोटी सी खरोच भी नजर नहीं आ रही थी। जब देवेन और सनी ने यह देखा तो उनका मुंह हैरानी के मारे खुला का खुला रह गया। देवेन ने कहा, इसे देखकर तो लग रहा है कि अकरम सर ने इसे हाथ तक नहीं लगाया। कमाल है, दोनों इतनी देर से कमरे में थे। कम से कम इतने टाइम में इसकी नाक तो टूट ही जानी चाहिए थी। सनी ने कहा, आओ। अकरम ने अभिनव से कहा और उस सबके साथ पार्टी हॉल में सबके सामने ले आया। अकरम के चेहरे पर खुशी देख सब ताज्जुब कर रहे थे। ये अभिनव है, मेरे एक पुराने दोस्त, सॉरी, ये मेरे पुराने ड्राइवर का बेटा है। अकरम ने जैसे ही अभिनव का सबसे परिचय करवाया तो देवेन और सनी खुश हो गए, लेकिन अनन्या को यह सुनकर झटका लगा। एंजॉय द पार्टी, इतने में अकरम ने कहा और अभिनव को अकेला छोड़ बाकी लोगों से मिलने के लिए निकल गया। देवेन और सनी को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि अकरम अभिनव को इतना भाव क्यों दे रहा था। अभिनव को इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि सनी और देवेन उसके बारे में क्या सोच रहे थे। उसकी आंखों के सामने बस रह रहकर अपने पिता की शक्ल आ रही थी। उसे वो रात याद आ रही थी जिस रात को राणा ने संजय को गोली मारी थी। अभिनव को यह भी याद आया कि उसे खुद भी गोली लगी थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होने की वजह से वो बच गया था। उधर जब अनन्या ने देखा कि अभिनव ठीक है तो वो अभिनव के पास आई और बोली, मुझे नहीं लग रहा था कि तुम अपने पैरों पर बाहर आ पाओगे। अच्छा, तुम्हें मेरी इतनी चिंता हो रही थी? रत्ती भर भी नहीं, लेकिन तुम्हें अपनी चिंता होनी चाहिए। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जरा बचकर रहो, अनन्या ने कहा। इतने में सनी और देवेन भी अभिनव के पास आकर खड़े हो गए। अकरम सर ने तुझसे अंदर क्या बात की? देवेन ने पूछा। अभिनव ने उसे घूरते हुए देखा और कहा, उन्होंने कहा कि अगर देवेन जैसा गधा तुमसे ये सवाल करे तो उसका जवाब मत देना। और अभिनव हंसते हुए वहां से आगे निकल गया। हरामखोर, देवेन ने उसे गाली दी, लेकिन अभिनव पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसके दिमाग में इस वक्त पहले से ही कई जरूरी चीजें घूम रही थी। इसके बाद पूरी पार्टी के दौरान अनन्या ने अभिनव से कोई बात नहीं की। वो दोनों अनन्या की गाड़ी में बैठ गए।
अभिनव ने ड्राइवर से कहा, मेरा घर यहां से पास है, पहले आप वहां लेना। यह सुनते ही अनन्या झेपते हुए बोली, तुम ये सोच भी मत लेना कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहने आ रही हूं। अगर तुम्हारी खुद की हालत ऐसी है तो तुम्हारे घर की हालत कैसी होगी? मैं तुम्हारा पति हूं, तुम मेरे घर में नहीं रहोगी तो किसके घर में रहोगी? अभिनव ने उसे छेड़ते हुए कहा, अपने ये 2 कौड़ी का लॉजिक अपनी जेब में डालो और मुझे ये बताओ कि कल तुम मेरे बिस्तर में कैसे आए? यही सवाल तो मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूं। अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं आ रही हूं, मैं अपने घर जा रही हूं। और अगर इन फ्यूचर मुझे मजबूरी में तुम्हारे साथ रहना पड़ा तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे घर में, मेरे बाकी नौकरों की तरह, अनन्या ने कहा और सामने देखने लगी। कुछ देर के बाद अनन्या का घर आ गया था। वो नीचे उतरी और जोर से दरवाजा लगाकर घर के अंदर चली गई। अभिनव ने पहले उसे देखा और फिर अपनी उंगली में पहनी हुई उस अंगूठी को देखने लगा। अगर आज वो अंगूठी नहीं होती तो पता नहीं उसके साथ क्या होता। अनन्या को छोड़ने के बाद अभिनव अपने घर आ गया था। अगली सुबह जब अभिनव का अलार्म बजा तब वो फिर से वही सपना देख रहा था। अलार्म की आवाज सुन वो झटके से उठा और अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसने उठते ही मन सबसे पहले अकरम को धन्यवाद दिया, जिसने उसके पिता की कंपनी को इतने सालों बाद भी जिंदा रखा। लेकिन साथ ही उसे अपने पिता को खोने का मलाल भी था। इसी ख्याल के साथ अभिनव बिस्तर से उठा और अपने काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा। अकरम के हिसाब से उसकी डिलीवरी बॉय की जॉब उसे अपनी पहचान छुपाने में काफी मदद कर सकती थी। अभिनव ने अपनी जेब में अकरम का दिया हुआ चेक डाला और घर से निकल गया। 1 घंटे के बाद जब वो अपनी बाइक से ऑफिस आया और कॉरिडोर में चलने लगा तो उसके पीछे से आवाज आई, ए डिलीवरी बॉय। यह आवाज उसके साथ काम करने वाले हरीश की थी। हरीश उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। उसे ऑफिस में अपना काम करने की नहीं, अभिनव को चिढ़ाने की तनख्वाह मिलती थी। हरीश उससे ज्यादा पैसे कमाता था, इसलिए वो अभिनव को हीन भावना से देखता था। अभिनव ने कहा, कुछ काम है, मुझे देर हो रही है। बॉस तुझे बुला रहे हैं। और कल बिना बताए कहाँ चला गया था तुम? अपने बाप की बारात में? ये सुन अभिनव की नसें गुस्से में फटने को आई थी। वो चाहता तो अभी हरीश के सारे दांत एक मुक्के में अलग कर सकता था, लेकिन उसने अपने आप को शांत किया और उसकी बात का जवाब दिए बिना अपने बॉस के कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। गुड मॉर्निंग सर। अभिनव ने कैबिन के दरवाजे में से थोड़ा सा झांकते हुए कहा। सामने बैठे उसके मोटे से बॉस ने उसे चिड़ी हुई नजरों से देखा और फिर अंदर आने का इशारा कर कहा, ऐसा क्या गुड है इस मॉर्निंग में? अभिनव के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। ऐसे में उसके बॉस ने आगे कहा, तू कल बिना बताए एब्सेंट कैसे हो गया है? अभिनव के पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था। वो चाहता तो अपने बॉस को कोई बहाना बनाकर टाल सकता था, लेकिन अभिनव झूठ नहीं बोलना चाहता था। ऐसे में उसके बॉस ने फिर से कहा, तुझे पता है कि कल कितनी सारी डिलीवरीज थी? तेरी वजह से हमें कितना नुकसान हुआ इसका अंदाजा भी है तुझे? पर सर, मुझे महीने में 1 कैजुअल लीव तो मिलती है ना। तो फिर शट अप। काम तुझसे होता नहीं, बस बहस करने आ जाता है। ये कंपनी क्या तेरे बाप की है? ये सुनते ही अभिनव का पारा गर्म हो गया। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और घूरते हुए अपने बॉस को देखने लगा। घूर क्या रहा है? अपना सामान बांध और चुपचाप निकल यहां से। यू आर फायर्ड। अभिनव को यह सुनकर झटका नहीं लगा। असल में वो जानता था कि उसके साथ ऐसा कुछ बहुत जल्दी हो सकता था। उसका बॉस और देवेन एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। कल पार्टी में अभिनव ने देवेन को जिस तरह से जवाब दिया, उससे उसे समझ आ गया था कि आज नहीं तो कल ये होकर रहेगा। ऐसे में अभिनव ने बॉस से कहा, ठीक है सर, मैं जा रहा हूं। इस महीने मैंने जो भी काम किया उसकी सैलरी दे दीजिए। कल जो तेरी वजह से हमारा नुकसान हुआ, अगर मैं उसकी भरपाई तेरी सैलरी से भी करूं तो भी तुझे 10,000 रुपए अपनी जेब से देने पड़ेंगे। शुक्र मना, मैं वो नहीं मांग रहा हूं। अब निकल यहां से। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? मैंने पूरे महीने काम किया है, एक दिन नहीं आया तो आपका 25,000 का नुकसान हो गया। मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक मुझे मेरी सैलरी नहीं मिल जाती। अच्छा रुक, अभी देता हूं तुझे तेरी सैलरी, उसके बॉस ने कहा और टेबल पर रखी घंटी बजा दी।
अगले ही पल कमरे का दरवाजा खुला और 4 बाउंसर अंदर घुस आए। उठाकर पटक आओ बाहर साले को। बॉस के मुंह से ये सुनते ही वो चारों अभिनव पर धावा बोलने के लिए टूट पड़े, लेकिन इससे पहले उनमें से कोई अभिनव पर हमला कर पाता, अभिनव ने उन्हें पटकनी दे दी थी। उसने किसी का हाथ तोड़ा तो किसी का पांव, किसी के पेट में मुक्का मारा तो किसी की पीठ पर लात। देखते ही देखते बॉस के सारे आदमी ढेर हो गए थे। बॉस ये देख भौचक्का रह गया था। अभिनव अब सीधा बॉस के पास आया और उसकी गर्दन पकड़कर बोला, सैलरी। बॉस ने घबराहट में अपने ड्रॉअर में से चेक निकाला और उस पर अमाउंट भरकर कांपते हुए हाथों से अभिनव को थमा दिया। अभिनव ने चेक देखा और बॉस की गर्दन छोड़ वहां से बाहर निकलने लगा। इससे पहले कि वो बाहर आता, उसने बॉस की आंखों में देखा और बोला, एक बात याद रखना, आज के बाद अगर किसी के बाप पर गया तो गर्दन तेरी होगी और पंजा मेरा। ये सुन बॉस के होश उड़ गए थे। उसे पता था कि अभिनव एक गुस्सैल आदमी है, लेकिन उसने कभी उसका गुस्सा देखा नहीं था। इधर अभिनव भी जब ऑफिस से बाहर आया तो उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। अभिनव ने फोन उठाया और बोला, हेलो टाइगर, अकरम। हाँ कहिए। टाइगर, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। वो हमारे माफिया वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम है और साथ ही तुम्हारे पापा और मेरा जिगरी यार बलराज। मैं चाहता हूँ बलराज को पता चल जाए कि टाइगर लौट आया है, इसलिए शाम को डिनर के लिए होटल सफायर में पहुंच जाना। मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ। अकरम के मुंह से बलराज का नाम सुनते ही अभिनव के बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई थी। उसने बलराज का नाम पहले भी सुना था। इस शहर में बलराज का नाम बच्चा बच्चा जानता था और हर बड़ा आदमी उसके नाम से थर थर कांपता था। ऐसे में अभिनव को भी उससे मिलने में घबराहट हो रही थी। जिस बलराज से वो घबरा रहा था, असल में वो उसी का बॉस होने वाला था। पर क्या वो बलराज का बॉस बन पाता? क्या वो अपने पिता के दोस्त को अपना दोस्त बना पाता? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर। आपको सच में लगता है कि मुझे बलराज जी से मिलना चाहिए? अभिनव ने अकरम से पूछा। वो अभी तक बलराज के नाम से कांप रहा था। अकरम भी उसकी घबराहट समझ गया था। ऐसे में उसने हंसते हुए कहा, बलराज जी नहीं, सिर्फ बलराज। तुम टाइगर हो यार, और जंगल के सारे जानवर टाइगर के नाम के आगे जी लगाते हैं, लेकिन टाइगर किसी के नाम के आगे जी नहीं लगाता। चलो मिलते हैं शाम को। इतना कहकर अकरम ने फोन रखा और अगले ही पल अभिनव को एड्रेस भेज दिया। अकरम के मुंह से ये बात सुनते ही अभिनव का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। वो अब उस टाइगर जैसा महसूस कर रहा था जो जू से निकलकर जंगल में आ गया हो। अभिनव अपने पुराने ऑफिस से निकलने के बाद अपने घर आ गया था और आराम कर रहा था। वो इतने आराम से अपने बिस्तर पर आखिरी बार कब लेटा था उसे याद ही नहीं था। वो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ कमरे के दरवाजे की तरफ देख रहा था। इतने में घर की घंटी बजी और बाहर से आवाज आई, पिज्जा डिलीवरी। यह आवाज सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उठा, उसने दरवाजा खोला और डिलीवरी बॉय को पैसे देकर उससे पिज्जा ले लिया। सर, ऑर्डर सिर्फ 500 का था, आपने मुझे 1000 क्यों दिए? तुम डिलीवरी वाले बहुत मेहनत करते हो दोस्त, इसलिए 500 रुपए तुम्हारी टिप, अभिनव ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर डिलीवरी बॉय भी खुश हो गया और मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। इधर अभिनव उस पिज्जा बॉक्स को ध्यान से देख रहा था। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने आखिरी बार पिज्जा कब खाया था। वैभवी और अपने लिए घर लेने के चक्कर में उसने अपनी कितनी इच्छाओं को मारा था, इसका एहसास उसे आज हो रहा था। लेकिन अब वो रुकने वाला नहीं था। उसने तुरंत पिज्जा बॉक्स खोला और गर्मा गर्म पिज्जा का मजा लेने लगा। शाम को अभिनव होटल सफायर जाने के लिए तैयार होने लगा था। उसने ग्रे कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट्स पहनी थी। अभिनव के पास पहनने के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं था। उसने अपने घर से एक कैब ली और सीधा होटल सफायर पहुंच गया। जैसे उसने होटल को बाहर से देखा तो वो देखता ही रह गया। उसने आज तक इतने बड़े होटल को इतने पास से नहीं देखा था। उसने गहरी सांस ली और होटल के अंदर जाने लगा। जैसे ही अभिनव अंदर जाने वाला था कि इतने में उसे पीछे से एक आवाज आई। एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर
भागते हुए अभिनव के पास आया और उसे रोकते हुए बोला, कहाँ गुस्सा चला आ रहा है बे? अंदर जा रहा हूँ, कोई दिक्कत है? उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखा और जोर से हंसते हुए बोला, तुझे अंदर जाना है? तुझे क्या लगता है मैं तुझे अंदर घुसने दूंगा? क्यों नहीं घुसने देगा? अभिनव ने पूछा और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की आंखों में देखने लगा। वो समझ गया था कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उसके कपड़े देख रहा है। आखिर में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा, देख, मैं तेरे जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं, फालतू तमाशा मत कर और निकल जा यहां से, चल। कैसे जानता है तू मुझे? मैं तेरा रिश्तेदार हूं, और जब मैं आया ही अंदर जाने के लिए हूं तो निकलूं क्यों, बता? क्योंकि यह होटल तेरे बाप का नहीं है। अब इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं, चला जा यहां से। यह सुनते ही अभिनव का माथा गर्म हो गया था, लेकिन उसने गुस्से में कुछ नहीं किया। वो शांत रहा ताकि लोगों का ध्यान उसकी तरफ ना जाए। अभिनव 2 कदम पीछे हटा और उसने फोन निकालकर अकरम को फोन मिला दिया। हाँ टाइगर, कहां पहुंचे? मैं होटल के बाहर हूं। हमारा टेबल नंबर क्या है? टेबल नंबर? अरे भाई, मैं होटल का मालिक हूं, मुझे टेबल बुक करने की क्या जरूरत है? तुम अंदर आ जाओ और आराम से बैठो, मैं भी बस अभी पहुंच ही रहा हूं। ये सुनते ही अभिनव ने कहा, मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूं। एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कह रहा है कि मेरे जैसे लोगों को वो अंदर नहीं जाने देता। कौन है ये गधा? एक काम करो, मुझे बस 10 मिनट दो, मैं बस पहुंच ही रहा हूं। और उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ से आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, अभिनव ने कहा और फोन काट दिया। बगल में खड़ा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उसकी सारी बातें सुन रहा था। उसने कहा, क्यों हीरो बन रहा है बे? हैं? मैंने कहा ना, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। तू प्रधानमंत्री को भी फोन करेगा तो भी मैं तुझे। और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अभिनव को बाहर धक्का देने का इशारा कर दिया। इससे पहले कि अभिनव उसकी बात का जवाब देता, उसे पीछे से आवाज आई, अरे वो देखो, तुम्हारा फटीचर एक्स। शट अप। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं अपने से छोटे लोगों से बात तक नहीं करती, उससे बॉयफ्रेंड क्या बनाऊंगी? अभिनव ने देखा कि देवेन और वैभवी उसी की तरफ चले आ रहे थे। जब अभिनव ने उसकी बातें सुनी तो उसने कहा, तुम छोटे आदमी के मुंह नहीं लगती होगी, लेकिन ये छोटा आदमी तुम्हें एक सलाह देना चाहता है। इंसान की पहचान उसकी जबान से होती है। अपनी जबान संभाल कर रखना, वरना तुम्हारी ये जबान जान ले लेगी। ये सुनते ही वैभवी ने उसे चिढ़ाने के लिए ताली बजाई और बोली, क्या बात कही है, पर तुमसे अपने पैर क्यों नहीं संभाले गए? पिए हुए हो, यहाँ कैसे चले आए? मुझे अकरम सर ने बुलाया है। ये सुनते ही देवेन ने कहा, अच्छा, अरे हाँ, याद आया। अकरम सर कह रहे थे ना कि तुम उनके किसी ड्राइवर के बेटे हो, तो अब तुम क्या अपने बाप की जगह उनसे ड्राइवर की नौकरी मांगने आए हो? आए हो मतलब तुम्हें बुलाया नहीं गया? जी नहीं, मैं आया नहीं, मुझे बुलाया गया है, अभिनव ने कहा। यह सुनकर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को हंसी आ गई और वो बोला, मुझे पता ही था कि ये कोई पागल है। उसकी बात सुनकर देवेन और वैभवी भी हंसने लगे। अभिनव को गुस्सा आ रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। तभी वहां एक काले रंग की चमचमाती हुई महंगी सी गाड़ी आकर खड़ी हो गई। सभी पलटकर गाड़ी को देख रहे थे। अकरम गाड़ी से बाहर निकला और उसके साथ एक और आदमी था। ग्रे कलर का सूट पहना, वो दिखने में लंबा चौड़ा और मजबूत था। वो और कोई नहीं बल्कि बलराज था। वो एक बहुत ही फेमस कपड़ों की कंपनी का मालिक था और साथ ही द माफिया किंग का एक मजबूत पिलर। उसे देख अभिनव की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने बलराज के बारे में सुना था, उसे तस्वीरों में देखा था, लेकिन उसे तस्वीरों में देखने में और सामने से देखने में जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा था। उसके मन में यह सवाल उठ रहा था कि आखिर बलराज उससे क्यों मिलना चाहता था। क्या चल रहा है यहाँ? अकरम ने दरवाजे के पास आकर कहा। बलराज गाड़ी के पास खड़ा होकर फोन पर किसी से बात कर रहा था। सॉरी सर, लेकिन इस आदमी ने मुझे और कस्टमर को परेशान किया हुआ है। मैं स्टोर को अंदर जाने से रोक रहा हूँ तो ये तमाशा कर रहा है। क्या तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे चोर कहने की? और तू होता कौन है इसे अंदर जाने से रोकने वाला? ये होटल तेरे बाप ने खोला है?
ये मेरा मेहमान है और तू कल से होटल के आसपास भी दिखा तो टांगे तोड़वा दूंगा। जैसे ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने यह सुना तो वो घबरा गया और उसके साथ देवेन और वैभवी भी घबराहट के मारे अंदर भाग गए। उन्हें इस तरह जाते देख अभिनव अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। सॉरी टाइगर, तुम्हें इस गधे की वजह से। कोई बात नहीं, असल में छोटा आदमी ही छोटे आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अभिनव की बात सुन अकरम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अकरम ने अभिनव को अपने साथ अंदर आने का इशारा किया। अभिनव अकरम के पीछे चला जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि बलराज भी अपने भारी भरकम पैरों के साथ अभिनव के पीछे आ रहा था। कुछ देर के बाद वो होटल के एक आलीशान से कमरे के बाहर आ चुके थे। इससे पहले कि वो अंदर जाते, एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उनके पास आया और बोला, वेलकम बॉस, कैन आई गेट यू समथिंग? हाँ, हमारे पास कौन कौन सी लिकर अवेलेबल है उसकी लिस्ट जरा भिजवा दो। सर इफ यू डोंट माइंड, मुझे सारी अवेलेबल लिकर्स के नाम याद है। हमारे पास टकीला है जो 5 लाख की है, वोडका 8 लाख, विस्की 10 लाख और जिन 11 लाख। उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए कहा। सारी लिकर्स की कीमतें सुनकर अभिनव के होश उड़ गए। इतने में अकरम ने कहा, आज हमारे यहाँ बहुत खास मेहमान आए हैं, इसलिए जो सबसे महंगी है वो ले आओ और साथ में बाकी चीजें भी लेते आना। अंडरस्टूड सर, उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा और फिर वहां से निकल गया। इतने में बलराज ने अपनी भारी सी आवाज में अकरम के पास आकर पूछा, तुम्हारा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर तुम्हें तुम्हारे ही शराब के रेट्स क्यों बता रहा था, जबकि तुम कोई भी चूज कर सकते थे? वो इसलिए कि मैं दिन देखकर शराब मंगवाता हूँ। आज का दिन मेरी, इनफैक्ट हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, इसलिए मैंने हम तीनों के लिए सबसे महंगी शराब मंगवाई है। अच्छा, बलराज ने मुस्कुराते हुए कहा। अभिनव के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। इतने में अकरम ने कमरे का दरवाजा खोला और खोलते हुए अभिनव की तरफ पलटते हुए कहा, यहाँ तुम्हें तुम्हारी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। यह रूम सबसे प्राइवेट और सबसे सेफ है। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और अकरम के साथ अंदर चला गया। वो एक आलीशान कमरा था जिसमें एक राउंड टेबल लगी थी और उसके आसपास कुर्सियां लगी हुई थी। कमरे की छत पर झूमर टंगा हुआ था। वो तीनों कुर्सियों पर बैठ गए। तब अभिनव बलराज को बहुत ध्यान से देख रहा था। इतने में अकरम ने बलराज से कहा, मैंने तुम्हें एक बहुत ही जरूरी खबर देने के लिए यहाँ बुलाया है। हमें संजय का बेटा टाइगर मिल गया है, लेकिन वो अभी अंडरकवर है, इसलिए मैं तुम्हें उससे बाहर नहीं मिलवा सकता था। अकरम के इतना कहते ही 2 चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अंदर आए और उन्होंने वाइन और बाकी चीजें टेबल पर रख दी। एनीथिंग एल्स सर? चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने पूछा। अकरम ने ना में सिर हिलाया और उन दोनों को जाने का इशारा कर दिया। दोनों चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर वहां से निकल चुके थे। इधर बलराज ने बोतल उठाई और अपना ग्लास भरना शुरू कर दिया। बलराज ने बोतल वापस रखी, एक नजर अभिनव को देखा और बोला, तो टाइगर यही है? बलराज ने कहा और ग्लास अपने होठों से लगा लिया। वो ग्लास में से पैनी नजरों से अभिनव का चेहरा देख रहा था। हाँ, यही है हमारा टाइगर। मैं चाहता था कि ये हमारी टीम के बड़े और भारी मेंबर से मिले। एक बार सबसे मिलने के बाद हमें जिस तरफ बढ़ना है उस तरफ टाइगर ही हमें लीड करेगा। सॉरी अकरम, लेकिन मुझे थोड़ी हंसी आ रही है। माफ करना दोस्त, पर सारी बातें तुम कर रहे हो। हमारा टाइगर गूंगा है क्या? तुम्हें टाइगर के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, अकरम ने कहा। यह सुनते ही अभिनव को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए एक पल के लिए बलराज को देखा और बोला, मुझे तुम्हारी बोल्डनेस अच्छी लगी। तुम बॉस हो गए, लेकिन भूलो मत कि तुम किसके सामने बैठे हो। मैं टाइगर हूं और मैं गूंगा नहीं हूं। मैं यहां अपनी गद्दी लेने आया हूं। यह सुनते ही बलराज के चेहरे पर एक झीनी सी मुस्कान आ गई और वो अभिनव को जवाब देने से पहले उसे पैनी नजरों से देखने लगा। फिर उसने अपना ग्लास टेबल पर रखा और बोला, अच्छा, तुम टाइगर हो तो ये बताओ टाइगर, इतने सालों से कहां गायब थे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि तुम अचानक एक दिन कहीं से हमारे सिर पर आकर खड़े हो जाओ और बोलो कि मैं टाइगर हूं। मजाक तो नहीं चल रहा यहाँ। जिस गद्दी की तुम बात कर रहे हो उसे लिया नहीं जाता।
कमाया जाता है। जानता हूं, छीनना तो मेरे खून में भी नहीं है। और इतने साल में कहाँ गायब था, क्या कर रहा था, शायद उस बारे में बात करने जितना हमारे पास टाइम नहीं है। रही बात कि मैं टाइगर हूं या नहीं, तो अपना तरीका बताओ, मैं अभी साबित कर देता हूं। शाबाश! अकरम ने मुस्कुराते हुए अभिनव को देखा। उसकी आंखों में अभिनव के लिए गर्व की भावना झलक रही थी। उसने जितना सोचा था, अभिनव उससे भी खूंखार था। लेकिन बलराज के माथे पर शिकन बरकरार थी। उसकी आंखों से पता चल रहा था कि वो इतनी जल्दी अभिनव को टाइगर नहीं मानने वाला था। वैसे भी पूरे ग्रुप में अगर बलराज किसी चीज के लिए जाना जाता था तो वो थी उसकी जिद। वो इस बात को नहीं पचा सकता था कि कल को एक बच्चा उसके सिर पर बैठकर राज करे। ऐसे में उसने अभिनव से कहा, सिर्फ अकरम की शाबाशी से काम नहीं चलेगा प्यारे। मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि तुम टाइगर हो। तुमने कहा कि तुम साबित कर सकते हो, तो मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं। यह सुनते ही अकरम के कान खड़े हो गए। वो जानता था बलराज क्या करने वाला है। उसने बीच में आते हुए कहा, क्या कर रहे हो बलराज? लेकिन बलराज ने अकरम को हाथ के इशारे से चुप रहने के लिए कहा और फिर अभिनव की तरफ देखते हुए बोला, चलो लड़ाई करते हैं। अगर तुम हारे तो भूल जाना कि तुम टाइगर हो। हमसे कुछ पैसे लेना और गुड़गांव से जितना दूर हो सके उतना दूर सेटल हो जाना। अरे नहीं बलराज, ये सही नहीं है, अकरम ने घबराहट में कहा। बलराज जवाब के इंतजार में अभिनव को देख रहा था। अकरम ने अभिनव को देख ना में सिर हिला दिया। अभिनव ने अकरम से नजर हटाई, बलराज को देखा, अपना ग्लास उठाया, एक सांस में सारी शराब गटकी और जोर से ग्लास टेबल पर पटक कर बोला, कब करनी है लड़ाई? यह सुनते ही बलराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अकरम के होश उड़ गए थे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अभिनव बलराज को हरा पाएगा या उसे अपने पिता का दिया हुआ सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए दूर जाना पड़ेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर। क्या? नहीं टाइगर, होल्ड होल्ड, तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, अकरम ने अभिनव से कहा। वो अभिनव को किसी तरह की परेशानी में नहीं डालना चाहता था। अकरम, मैं जो कर रहा हूं अपनी मर्जी से कर रहा हूं। बलराज जो आज मेरे मुंह पर बोल रहा है, मैं नहीं चाहता कि कल को कोई भी एरा गेरा मेरे पीठ पीछे बोले, अभिनव ने कहा और बलराज की आंखों में देखने लगा। जब अकरम ने अभिनव की आंखों में संजय जैसे तेवर देखे तो उसने गहरी सांस ली और सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया। लगभग 1 घंटे के बाद बलराज अभिनव और अकरम के साथ अपनी प्राइवेट अरीना में आ गया था। ये वही अरीना थी जहां पर बलराज अक्सर लड़ाई किया करता था। उस बड़ी सी अरीना में उन तीनों के अलावा और कोई नहीं था। बलराज ने अपना कोट उतारा और एक तरफ फेंक दिया। फिर उसने अपनी स्लीव्स ऊपर की और कलाई से घड़ी उतार दी। इस दरमियान वो अभिनव को देख रहा था। उसने ये सारा सामान अपने नौकर को बुलाकर दे दिया और उसे बाहर जाने का इशारा कर दिया। अभिनव ने भी इस बीच अपनी स्लीव चढ़ा ली थी। उसके जाने के बाद बलराज ने अभिनव से कहा, एक बार फिर से सोच लो, मैं इस रिंग में आज तक हारा नहीं हूं। इस रिंग में आज से पहले तुमने संजय के बेटे यानी टाइगर का सामना भी तो नहीं किया होगा, अभिनव ने उसी भाषा में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बलराज ने घमंड भरी मुस्कान के साथ अकरम को देखा और बोला, तो अकरम मियां, किस पर दाव लगाओगे, मैं या ये? बेवकूफी भरा सवाल है बलराज। टाइगर के होते हुए किसी और पर दाव लगाया जा सकता है क्या? अकरम ने जवाब दिया। बुरी तरह पछताओगे, मुंह छिपाने की भी जगह नहीं मिलेगी, बलराज ने हंसते हुए कहा और रिंग में दाखिल हो गया। अभिनव ने भी रस्सियों के बीच अपने लिए जगह बनाई और रिंग के अंदर आ गया। उसने बलराज को ऊपर से नीचे तक देखा। वो देखने में भारी था और अभिनव उसके इसी भारीपन पर वार करने वाला था। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई और बलराज चिंघाड़ते हुए अभिनव की तरफ दौड़ा। उसने जैसे ही अभिनव पर पहला मुक्का मारा तो अभिनव एक बार को सन्न रह गया। बलराज किसी हाथी जैसा लग रहा था। उसका मुक्का अभिनव की नाक तोड़ता उससे पहले अभिनव को होश आया और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। बलराज का मुक्का खाली गया और वो पलटकर अभिनव को देखने लगा। उसके चेहरे पर हंसी थी। अभिनव गंभीर था
उसे याद आ रहा था कि बचपन से ही उसके पिता संजय ने उसे लड़ना सिखाया था। अनाथ आश्रम में जब कोई बड़ा लड़का किसी छोटे लड़के को सताता तो वो अभिनव के पीछे आकर छुप जाता था। अभिनव से आंख मिलते ही वो बड़ा लड़का डरकर भाग जाता था। आज अभिनव बलराज को भी वैसे ही भगाने वाला था। बलराज फिर से भागते हुए अभिनव की तरफ आया। उसने फिर से हवा में मुक्का ताना। अभिनव ने फिर से अपना सिर झुकाया और बलराज की पीठ पर घुमाकर एक लात मार दी। बलराज धक्का खाकर रिंग पर गिर गया। इधर अभिनव दूसरे कोने में खड़ा हो गया था। बलराज को इस बार गुस्सा आया। वो फिर से तेजी से अभिनव की तरफ बढ़ा और अभिनव ने झुककर उसके पैर पर लात मार दी। बलराज अपने आप को संभाल नहीं पाया और फिर से नीचे गिर गया। ये देख अकरम को मजा आ गया। उसने बलराज से कहा, सरेंडर कर दो बलराज, क्यों अपना रिकॉर्ड खराब कर रहे हो? मैं बाहर किसी से नहीं कहूंगा कि तुम टाइगर से हारे थे। बलराज ने गुस्से में फर्श पर अपना हाथ मारा और झटके से खड़ा हो गया। इसके बाद उसने एक के बाद एक अभिनव पर मुक्के बरसाना शुरू कर दिए। अभिनव ने अपने आप को उसके मुक्कों से बचाया और आखिर में जैसे ही बलराज का मुक्का अभिनव के चेहरे पर पड़ने वाला था, अभिनव ने उसे रोका और बलराज के पेट में एक मुक्का मार दिया। बलराज दर्द के मारी नीचे झुका। इतने में अभिनव ने बलराज के पीछे आकर अपने दोनों हाथ उसकी कमर में कसे और उसे हवा में उठा दिया। ये देख अकरम का मुंह खुला का खुला रह गया था। आखिर में अभिनव ने बलराज को एक पल के लिए हवा में थामा और फिर उल्टा पटक दिया। बलराज के मुंह से चीख निकल गई। वो चीख सुनते ही अकरम को मजा आ गया। अभिनव ने बलराज को छोड़ा और चुपचाप रिंग के कोने में जाकर खड़ा हो गया। बलराज ने मुश्किल से अपने भारी भरकम शरीर को उठाया और दर्द में कराहते हुए बोला, ये कहां से सीखा? कहीं से नहीं, ये टाइगर को विरासत में मिला है, उसकी गद्दी के साथ, अभिनव ने कहा। इतने में अकरम ने उसके पास आकर अभिनव को गले से लगा लिया और बलराज को चिढ़ाते हुए बोला, टाइगर 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 टाइगर। बलराज की कमर में मोच आई थी, पर उसने हंसते हुए अभिनव से कहा, चलो शराब पीते हैं, आज की पार्टी मेरी तरफ से। इस बात पर अकरम ने कहा, ऐसे नहीं, ऐसे पूछो कि टाइगर, क्या आप मेरे साथ शराब पीना पसंद करेंगे? क्या आप मेरे साथ शराब पीना पसंद करेंगे मेरे टाइगर? बलराज ने कहा और अभिनव के सामने नीचे झुक गया। अभिनव ने मुस्कुराते हुए बलराज को उसके कंधे से पकड़कर ऊपर उठाया और बोला, क्यों नहीं। ठीक इसी वक्त अभिनव का फोन बज उठा। उसने देखा अनन्या का फोन था। हाँ अनन्या, मेरे मम्मी पापा वापस आ गए हैं। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में उन्हें पता चल चुका है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम अभी के अभी मेरे दादाजी वाले घर आओ। अनन्या ने फरमान जारी करते हुए कहा। अनन्या को पता नहीं था कि वो टाइगर से बात कर रही है। अभिनव ने चौंकते हुए कहा, क्या अभी? हाँ, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। जो किया है उसे अब भुगतो। अनन्या ने इतना कहते ही फोन काट दिया। अभिनव ने फोन जेब में डाला। इतने में अकरम उसके पास आया और बोला, क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ अकरम, सॉरी बलराज, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। मुझे अभी अपने ससुराल जाना पड़ेगा। मेरे सास ससुर आए हुए हैं। ससुराल? तुमने शादी कब की? बलराज ने चौंकते हुए कहा। लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा, अभिनव ने जवाब दिया। बलराज ने आगे कहा, वैसे अकरम, हमें मोंटी को बुलाकर बता देना चाहिए कि नहीं, अभी नहीं। जब तक चीजें साफ नहीं हो जाती तब तक किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि टाइगर लौट आया है। मोंटी जो कर रहा है उसे करने दो, अकरम ने कहा। इतने में अभिनव ने कहा, चलो मैं निकलता हूं। अकरम, तुम्हें याद है ना, मुझे कल से एक नई नौकरी। हाँ, तुम कल ऑफिस आ जाओ, मैं अपने सेक्रेटरी को बोल दूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये सुन अभिनव ने अकरम और बलराज से हाथ मिलाया और वो बाहर आ गया। उसने अपने जाने के लिए एक कैब बुक कर ली थी। जैसे ही वो कैब में बैठने वाला था कि इतने में अकरम भागते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। अभिनव ने देखा उसके हाथ में कुछ था। इतने में अकरम पास आया और उसने एक छोटा सा बैग अभिनव को थमा दिया। इसमें क्या है? वही शराब जो हमने होटल में पी थी। अपने सास ससुर को पिलाना,
उनकी पूछतों ने भी कभी इतनी महंगी शराब नहीं पी होगी। अकरम ने कहा और इस बात पर दोनों हंस पड़े। आखिर में अभिनव ने कहा, इन सब के लिए थैंक यू सो मच। और तुम्हें भी वापिस आकर हमारी उम्मीदें जिंदा करने के लिए, अकरम ने कहा। अभिनव मुस्कुराया और वहां से निकल गया। उसे पूरे रास्ते ये घबराहट हो रही थी कि आखिर अनन्या के माँ बाप उसे देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे। वो उनसे पहली बार मिलने जा रहा था। ये सोचकर ही उसकी हथेलियों में पसीना आने लगा था। कुछ देर के बाद गाड़ी अनन्या के घर के बाहर आकर रुकी। अभिनव नीचे उतरा और गहरी सांसें लेते हुए घर के अंदर पहुंच गया। उसने देखा कि अनन्या के माता पिता यानी शर्मिला और राजीव सोफे पर बैठे हुए थे। वो उन्हें देखते ही पहचान गया था। वो दोनों भी अभिनव को अंदर आते हुए देख रहे थे। अभिनव जितने अच्छे से मुस्कुरा सकता था वो उतने अच्छे से मुस्कुरा रहा था। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते पापा जी। ये मैं आपके लिए लाया था, अभिनव ने हिचकिचाते हुए कहा और बोतल उन दोनों की तरफ बढ़ा दी। शर्मिला ने अभिनव को देखते ही अपना मुंह फेर लिया था, लेकिन राजीव की नजर जैसे ही बोतल पर पड़ी तो उसने तुरंत अभिनव के हाथ से बोतल ले ली। क्या बात है, ये तो काफी महंगी लग रही है। माय गॉड, क्या खुशबू है, देखो, राजीव ने कहा और बोतल शर्मिला की तरफ बढ़ा दी। शर्मिला ने उसे झटके से दूर किया और बोली, क्या तुम भी? मुझे तो लगता है कि ये कहीं से बोतल चोरी करके लाया होगा। तुम्हें लगता है कि इसके जैसा आदमी इतनी महंगी शराब अफोर्ड कर पाएगा? अभिनव के पास उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं था। इतने में शर्मिला अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, और तुम ये क्या लेकर आए हो? हमारी बेटी के साथ जबरदस्ती करने के बाद हमें रिश्वत देना चाहते हो, और वो भी चोरी की शराब? हाँ, ये सुन अभिनव को बुरा लगा। उसने कहा, सॉरी, लेकिन मैंने ना तो किसी के साथ कोई जबरदस्ती की है और ना ही चोरी। अच्छा, तो मेरी बेटी के साथ तुम्हारा भूत सोया था। तुमने ये सब इसलिए किया ताकि तुम मेरी बेटी की जायदाद हड़प सको, वरना कहा तुम और कहा मेरी बेटी। हाँ। अभिनव को ऐसा लगा जैसे उसके सीने में किसी ने छुरा घोंप दिया हो। कोई भी उसकी बात सुनने को राजी नहीं था। हाँ, ये बात ठीक है कि वो अनन्या के साथ एक बिस्तर पर सोया था, लेकिन उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। उसे खुद नहीं पता था कि वो अनन्या के कमरे में कैसे पहुंचा। अगर उसे पहले से ये सब पता होता तो वो कभी ऐसा नहीं करता। पर आखिर में अभिनव ने कोई सफाई नहीं दी। उसे पता था कि कोई फायदा नहीं होगा। शर्मिला ने गुस्से में उबलते हुए कहा, गूंगे हो, मुंह में जुबान नहीं है साले। और वो अभिनव की कॉलर पकड़ने के लिए जाने ही वाली थी कि इतने में राजीव बीच में आ गया और बोला, शर्मिला रुक जाओ प्लीज। अभिनव बैठो। राजीव ने अभिनव से कहा। शर्मिला अभी भी गुस्से में उसे देख रही थी। अभिनव बैठा और राजीव ने आगे कहा, जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में हमें सब कुछ पता है। अनन्या को भी नहीं पता ये सब कैसे हुआ, और मुझे भी लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। पर जो भी हो, अब तुम्हारा और अनन्या का जो रिश्ता है उसे बदला नहीं जा सकता। अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया। वैसे भी जो कुछ हुआ उसका उसे मलाल नहीं था। अगर वो अनन्या से नहीं मिलता तो वो अकरम से कभी नहीं मिल पाता। साथ ही वो बाहर की दुनिया में अनन्या का नाम भी खराब नहीं होने देना चाहता था। ऐसे में वो भी नहीं चाहता था कि ये शादी टूटे। राजीव ने आगे पूछा, तो तुम काम क्या करते हो? मैं डिलीवरी बॉय का काम करता था, लेकिन मुझे आज नौकरी से निकाल दिया गया है। अभिनव ने कहा। उसके ये शब्द किसी बम की तरह उन दोनों पर गिरे। इससे पहले कि शर्मिला कुछ कहती, राजीव ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द कोई नई नौकरी ढूंढनी होगी, वरना तुम मेरी बेटी से लीगली शादी नहीं कर पाओगे। अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया। अब तुम जा सकते हो, राजीव ने शांति से कहा। अभिनव उठा और बाहर निकलने लगा। इतने में शर्मिला के गुस्से में और एक उबाल आया और वो अभिनव के पीठ पीछे बोली, देखो कैसा ढीठ है, ओवर कॉन्फिडेंस देख रहे हो इसका? जेब में 10 रुपया नहीं है पर चल ऐसे रहा है जैसे किसी जंगल का टाइगर हो। राजीव, तुम्हें लगता है कि कोई इस जैसे लीचड़ को काम पर रखेगा? ये सुनते ही अभिनव पलटा और बोला, रखेगा नहीं, रखेंगे। मेरे लिए काम की कमी नहीं है। सुना तुमने? शर्मिला ने राजीव की ओर देखकर पूछा। राजीव भी अभिनव की बात सुनकर हैरान हो गया। इतने में अभिनव शर्मिला के पास आया और बोला, अगर मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है
तो क्या आप मुझे यह साबित करने का मौका देंगे कि मैं अनन्या से शादी करने लायक हूं? यह सुन राजीव बोला, क्या कॉन्फिडेंस है? भाड़ में जाए ऐसा कॉन्फिडेंस। और तुम, नौकरी का मतलब ये नहीं कि कल को तुम पार्किंग लॉट में बैठकर लोगों की गाड़ियों की रसीद काटो। मेरा मतलब है एक नौकरी जैसी नौकरी। अगर कल तक तुम्हें वो नौकरी मिल जाती है तो तुमने जो कहा है मैं उसके बारे में सोच सकती हूँ। शर्मिला से ये सुनते ही अभिनव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। शर्मिला को नहीं पता था कि अभिनव कौन है और उसके पीछे किसका हाथ है। उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और घर के अंदर जाने लगा। रात बहुत हो चुकी थी और उसे पता था कि इस वक्त वो अपने घर नहीं जा सकता। उसने सोचा था कि वो अनन्या के कमरे में जाकर सो जाएगा। वैसे भी अब दोनों पति पत्नी थे। ऐसे में अभिनव जैसे तैसे उस बड़े से घर में अनन्या के कमरे के बाहर पहुंच चुका था। उसने दरवाजे पर नॉक किया। कुछ सेकंड्स के बाद दरवाजा खुल गया, लेकिन जैसे ही अभिनव अंदर जाने वाला था इतने में अनन्या ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। पर अभिनव ने अपना पैर डालकर दरवाजे को बंद होने से रोक दिया था। अनन्या ने गुस्से में फिर से दरवाजा खोला और बोली, क्या है? रात हो गई है, मैं अपने घर नहीं जा सकता। मुझे सोने के लिए जगह चाहिए। तो क्या? तुमने मुझे यहां मम्मी पापा से मिलने के लिए बुलाया था ना, तो अब तुम जगह दो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें फिर से अपने कमरे में आने दूंगी? तो और मैं कहां जाऊंगा? मुझे नहीं पता। अब अपना पैर हटाओ वरना मैं इसे तोड़ दूंगी, अनन्या ने कहा। अभिनव ने पैर नहीं हटाया। अनन्या को गुस्सा आ गया था। उसने दरवाजा खोला और उसे इतना जोर से बंद करने के लिए धक्का दिया कि अभिनव के पैर के 2 टुकड़े हो जाए। अभिनव तो पहले नहीं डरा, पर जब दरवाजा उसके पैर को छूने ही वाला था कि उसने अपना पैर पीछे खींच लिया। अनन्या ने दरवाजा बंद किया और दूसरी तरफ से चिल्लाते हुए बोली, नौकरों की जगह मालिकों के कमरों में नहीं, घर के स्टोर रूम में होती है। ये सुनते ही अभिनव को बुरा लगा, पर वो कर भी क्या सकता था। उसने बस बंद दरवाजे को देखा और हताशा से अपना सिर हिलाने लगा। अब आगे क्या होने वाला था? कहां सोने वाला था अभिनव? और क्या उसे इस घर में कभी इज्जत मिल पाएगी? और क्या होगा जब अनन्या के घर वालों को अभिनव की असली पहचान के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर। चलो मानता हूं उस रात में शराब के नशे में था, लेकिन इसे अपने कमरे का दरवाजा खुला रखकर सोने की क्या जरूरत थी? अभिनव ने अपने आप से कहा। वो अभी भी अनन्या के कमरे के बाहर खड़ा था। उसे पता था कि उसे बाकी कमरों में भी कोई जगह नहीं मिलने वाली है, इसलिए जहां इस घर के नौकर सोया करते थे अभिनव वहां चला गया। वहां उसे किस्मत से एक बिस्तर खाली मिला और अभिनव उस पर जाकर सो गया। अभिनव को कब नींद लगी और कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। वो जल्द से जल्द तैयार हुआ और AK प्राइवेट लिमिटेड पहुंच गया। जैसे ही वो कैब से बाहर निकला तो सबसे पहले उसकी नजर सनी पर पड़ी। सनी ने भी उसे देखा और चालाकी से मुस्कुराते हुए बोला, आहा, देखो जरा कौन आया है, सिक्योरिटी। वो अभिनव को अंदर नहीं आने देना चाहता था। सनी की एक आवाज पर सिक्योरिटी वाले वहां आकर खड़े हो गए। सनी ने कहा, इस फटीचर को अंदर मत घुसने देना, यह अकरम सर को परेशान करने के लिए यहाँ आया है। सुनते ही सिक्योरिटी वाले अभिनव का रास्ता रोककर खड़े हो गए। सनी अभिनव और सिक्योरिटी के बीच में आकर खड़ा हुआ और बोला, अभिनव, तुम्हें एक एडवाइस दूं, अपनी गरीबी को एक्सेप्ट कर लो और लाइफ में उसके हिसाब से आगे बढ़ो। तुम्हारे पिताजी अकरम सर की गाड़ी चलाते थे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि वो दोनों दोस्त थे। जब तुम्हारे पिताजी का अकरम सर के साथ घूमने से कोई फायदा नहीं हुआ तो तुम्हें उनके आगे पीछे घूमने से क्या मिल जाएगा? सनी की बात सुन अभिनव को गुस्सा आ रहा था। वो सनी की बदतमीजी से तंग आ गया था। वो चाहता तो उससे मुक्के से जवाब दे सकता था, लेकिन उसने अपना फोन निकालना बेहतर समझा। वो अकरम को फोन मिलाने वाला था, पर इससे पहले कि वो अकरम को फोन मिला पाता, इतने में एक सुंदर सी लड़की काली स्कर्ट और सफेद शर्ट में उसकी तरफ चली आ रही थी। उसने आते ही सिक्योरिटी वालों से कहा, तुम लोग जा सकते हो, ये मेरे साथ है। इतना कहकर उसने अभिनव की तरफ देखा। ये देख सनी के होश उड़ गए। उस दिन पार्टी में और अब यहाँ भी अभिनव ने सनी को गलत साबित कर दिया था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, अकरम की सेक्रेटरी जेनी ने उसे शांत रहने का इशारा कर दिया था। अभिनव को सनी के चेहरे पर छाया मातम देखकर काफी खुशी हो रही थी। वो मुस्कुराया और जेनी के साथ निकल गया। आपको अकरम ने बताया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ?
ये सुनते ही जेनी के कान खड़े हो गए। अभिनव जैसा आदमी जो यहाँ नौकरी के लिए आया था, वो अकरम को अकरम कहकर बुला रहा था। जेनी ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने ऑफिस का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अभिनव भी उसके पीछे पीछे अंदर आया और बोला, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सॉरी, जेनी ने कहा। जेनी ने जिस तरह से सॉरी कहा, अभिनव को समझ आ गया था कि वो उसे पसंद नहीं करती थी। जेनी ने इतने में अपनी टेबल पर रखा एक पेपर उठाया और अभिनव की तरफ बढ़ा दिया। अभिनव ने पेपर लिया और उससे पढ़ने लगा। उस पेपर पर उन नौकरियों के नाम लिखे थे जो अभिनव कर सकता था। अभिनव कौन सी नौकरी करना चाहता था, यह अधिकार भी अकरम ने ही उसे दिया था। अभिनव उस लिस्ट को तो देख ही रहा था, लेकिन साथ ही उसकी नजर जेनी पर भी थी, जो कब से उसे घूरते हुए देखे जा रही थी। पर अभिनव ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने लिस्ट पर अपना ध्यान लगाया और देखा कि उसमें कुछ नौकरियों के ऊपर स्टार बना हुआ था। उसने जेनी को देखा और बोला, ये यहाँ स्टार क्यों बना? ये स्टार इसलिए बना है क्योंकि इन पोजीशंस पर हमारे पास ऑलरेडी कोई ना कोई काम कर रहा है और हम इन पर नई भर्ती नहीं ले रहे हैं। तुम चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी? मैं मैनेजर बनना पसंद करूंगा। अभिनव ने भी उसके सवाल का जवाब ना देते हुए कहा। ऐसे में जेनी बोली, लेकिन मैनेजर की पोजीशन पर पहले से स्टार बना हुआ है। आप पता है मुझे। तो जिस पोजीशन पर पहले से कोई बैठा हुआ है, उस पर तुम कैसे बैठ सकते हो? तुम क्या उस एम्प्लॉय को कंपनी से बाहर करवाना चाहते हो? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैं बस इतना जानता हूं कि लिस्ट मुझे तुम्हें नहीं दी थी। हाँ, लेकिन तुम्हारा नाम? जेनी। जेनी ने गुस्से में कहा। अभिनव के सवालों से उसे चिढ़ हो रही थी। अभिनव को उसके नाम से कोई मतलब नहीं था। उसने आखिर में कहा, देखो जेनी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुमने मुझे लिस्ट लाकर दी, मैंने उसमें से अपनी पसंद की पोस्ट चुन ली। अब आगे क्या करना है वो तुम देखो। अभिनव ने कहा। वो जो मांग रहा था सोच समझकर मांग रहा था। वैसे तो पूरी कंपनी ही उसकी थी और वो जल्द से जल्द इसे संभालना चाहता था, लेकिन मॉन्टी के आ जाने से पहले वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे में उसने मैनेजर की पोस्ट ही मांग ली थी ताकि वो अनन्या और उसके माता पिता के सामने अपनी काबिलियत साबित कर सके। ठीक है मिस्टर अभिनव, तो अब मुझे तुम्हारे बारे में कुछ जानकारियों की जरूरत पड़ने वाली है और तुम्हारा ऑफिस कल से शुरू हो जाएगा, जेनी ने कहा। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से निकल गया। सनी को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभिनव वहां क्या लेने आया था। उधर अभिनव को लगा कि अब कल से नौकरी पर जाने के लिए उसे नए कपड़ों की जरूरत पड़ने वाली है। कपड़ों के साथ साथ उसे अपना फोन भी बदलने की जरूरत थी। अकरम का दिया हुआ चेक उसकी जेब में ही रखा हुआ था। अब चौकी अनन्या के माता पिता आए हुए थे, तो उनको और हरदेव पाल को दिखाने के लिए अभिनव जानता था कि उसे उनके साथ उन्हीं के घर में रहना पड़ेगा और नौकरों के कमरे में ही सोना पड़ेगा। लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो ये साबित कर देने वाला था कि वो इस दुनिया का सबसे बेस्ट दामाद है। अभिनव अपने चेक से पैसे निकालने के लिए बैंक चला आया। तभी उसकी नजर प्रणव से मिली। प्रणव उन लोगों में से था जो अभिनव की गरीबी का मजाक उड़ाया करता था। जैसे उसने अभिनव को बैंक के अंदर आते हुए देखा तो बोला, अरे वाह, देखो तो कौन आया है। प्रणव खुद एक बैंकर था। वो अरबपति तो नहीं था, लेकिन उसके पास अच्छी खासी दौलत थी। वो दिखने में भी स्मार्ट था। वो अभिनव को इसलिए जानता था क्योंकि अभिनव अक्सर इस बैंक में डिलीवरी के काम से आया करता था। हालांकि वो दिखने में अभिनव के आगे कुछ नहीं लगता था, लेकिन उसमें और अभिनव में एक ही फर्क था, गरीबी का। हेलो, मुझे थोड़े पैसे निकालने हैं, अभिनव ने कहा और प्रणव को चेक दिखाने लगा। प्रणव ने बिना चेक देखे कहा, चेक से? तुम्हें पता है ना, चेक से सिर्फ बड़ी रकम ही निकाली जा सकती है। मेरा अमाउंट बड़ा है, यहाँ काउंटर पर नहीं निकल पाएगा, इसलिए मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। ये सुनते ही प्रणव जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे अपना चेक दिखाओ। अभिनव ने गुस्से में प्रणव को अपना चेक दिखा दिया। प्रणव ने बिना देखे अभिनव और बाकी लोगों की आंखों के सामने चेक फाड़ दिया। अभिनव प्रणव पर चिल्ला उठा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सिक्योरिटी को बुलाओ और इस आदमी को अभी के अभी बाहर निकलवाओ यहाँ से। फर्जी चेक लाकर बैंक वालों को बेवकूफ बनाता है। अभी पुलिस बुलाकर तुझे अंदर करवाता हूँ।
प्रणव ने कहा। इधर अभिनव ने अपने फाड़े गए चेक के टुकड़ों को मुट्ठी में भरा और गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। इतने में सिक्योरिटी वाले आए और उन्होंने अभिनव को चारों तरफ से घेर लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो, अभिनव ने कहा और गार्ड्स के हाथ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो लोग उसे छोड़ नहीं रहे थे। प्रणव और बाकी लोगों को अभिनव को इस हाल में देखकर अच्छा लग रहा था। जब वो लोग अभिनव को लेकर बाहर जा ही रहे थे कि तभी इतने में उन्हें किसी परफ्यूम की खुशबू आई। पूरा कमरा उस परफ्यूम की खुशबू से भर गया था। इससे पहले कि अभिनव देख पाता यह खुशबू कहां से आ रही थी, उसे एक आवाज सुनाई दी। क्या हो रहा है यहाँ? यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि बलराज की थी। उसने अभिनव को दूर से ही पहचान लिया था। बलराज को देखते ही अभिनव की जान में जान आ गई थी। अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। प्रणव ने बलराज की तरफ देखा और बोला, सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि आप इस तरह यहाँ आ जाएंगे। मैं तो बस इस आदमी को फर्जीवाड़ा करने से रोकने की कोशिश कर रहा था। यह सुन बलराज ने अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर गार्ड्स की तरफ देखते हुए बोला, छोड़ दो उसे, बलराज ने कहा और मैनेजर के कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। उसने पलटकर अभिनव को भी अपने साथ आने का इशारा किया। अभिनव चुपचाप बलराज के पीछे चला जा रहा था। प्रणव और बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि बलराज अभिनव को अपने साथ क्यों ले जा रहा है। जब प्रणव भी उनके पीछे जाने लगा तो बलराज ने पलटकर कहा, मैंने कहा तुम्हें मेरे साथ आने को। नहीं सर। बलराज ने उससे घूरा तो प्रणव के पैर थमे के थमे रह गए। अभिनव को बलराज का ये बर्ताव देख घबराहट हो रही थी। वो बस यही उम्मीद कर रहा था कि बलराज ऐसा कुछ ना कर दे जिससे उन लोगों को अभिनव की पहचान के ऊपर शक हो जाए। बलराज भी ये बात समझता था, इसलिए उसने प्रणव को देखते हुए कहा, अगर इसने कुछ गलत किया है तो इस बारे में मैनेजर को पता होना चाहिए। अगर तुम अपने लेवल पर एक्शन लोगे तो हो सकता है कि मैनेजर बुरा मान जाए। जी सर, प्रणव ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। बलराज ने अभिनव को घूरा और उसे अपने साथ अंदर आने का इशारा करने लगा। दोनों एक साथ मैनेजर के बड़े से कैबिन में दाखिल हो गए थे। मैनेजर अपनी कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर पर काम कर रहा था। बलराज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए दरवाजे को जोर से बंद किया। अचानक से मैनेजर की नजर दरवाजे पर पड़ी। जब उसने देखा कि सामने बलराज खड़ा है तो मैनेजर खुद अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। बलराज सर, आप यहाँ कैसे? मुझे बुलवा लिया होता। बलराज ने उसे खींचते हुए देखा और बोला, वैसे तो मैं यहाँ कुछ काम से आया था, लेकिन बाहर जो मैंने तमाशा देखा तो मुझे लगा कि पहले उसके बारे में तुमसे बात कर लेनी चाहिए। तुम्हें पता है ये साहब कौन है? मैनेजर ने अभिनव की तरफ देखा। उसकी नजर उसके चेहरे से फिसलते हुए उसके हाथों और आखिर में उसकी अंगूठी पर चली गई। जैसे उसने अंगूठी पर बने उस निशान को देखा तो मैनेजर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके मुंह से निकला, बाप रे बाप, ये टाइगर है। ये कौन है? अभिनव ने बलराज से पूछा। ये उस टीम का आखिरी हिस्सा है जिस टीम के तुम कैप्टन हो, टाइगर। बलराज ने अभिनव को मैनेजर से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा। अभिनव को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। प्रणव जिस मैनेजर के लिए काम करता था वो मैनेजर अभिनव के लिए काम करता था। इससे पहले कि अभिनव कुछ कह पाता, मैनेजर उसके पैरों में आकर गिरा और बोला, टाइगर, आपको यहाँ कितनी देर हुई और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? फिलहाल तो आप मेरे पैरों में से उठ जाइए। आपको और इनको छोड़कर किसी को नहीं पता कि मैं टाइगर हूँ, अभिनव ने कहा। यह सुनते ही मैनेजर अपनी जगह पर खड़ा हो गया और बोला, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। अब आप आ गए हैं तो हमें जरूर इस मुसीबत से बाहर निकाल ही लेंगे। वो सब तो ये कर ही लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपने नौकरों को सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सबक सिखाने पर आ गया तो आपको पता ही है क्या होगा। बलराज ने कहा और अभिनव के साथ जो हुआ उसने मैनेजर को सब बता दिया। ये सुनते ही मैनेजर का खून खौल उठा। उधर जब अभिनव और बलराज मैनेजर के कैबिन में खड़े थे तब इधर एक हट्टा कट्टा सा आदमी स्विमिंग पूल में काला चश्मा लगाकर खड़ा था। उसकी आंखों पर चश्मा, गले में सोने की मोटी चैन और बगल में विस्की का ग्लास था। उसकी बाहों में बिकनी पहने हुए एक लड़की खड़ी थी। वो आदमी लड़की के गालों को सहला रहा था। तभी उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। उसने देखा उसका सेक्रेटरी भागते हुए उसके पास आ रहा था। सेक्रेटरी उस आदमी के पास आया और बोला, सर,
अभी अभी खबर मिली है कि टाइगर लौट आया है। ये सुनते उस आदमी का हाथ रुक गया। उसने लड़की के गाल पर से हाथ हटाया और हाँ में सिर हिलाते हुए सिगार पीने लगा। आप कहते हैं तो? सेक्रेटरी आगे कुछ कहता उससे पहले उस आदमी ने कहा, अभी नहीं, अभी अभी तो आया है, थोड़ा उछल कूद करने दो, पर हाँ, इस बार उसे पिंजरे में डालने की गलती नहीं करनी है। सेक्रेटरी ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से निकल गया। Who is Tiger? बगल में खड़ी उस लड़की ने पूछा। उस आदमी ने जवाब में सिगार से एक लंबा कश लिया और धीरे धीरे उसका धुआं आसमान में छोड़ने लगा। अब आगे क्या होने वाला था, क्या करने वाला था मैनेजर प्रणव के साथ, और कौन था यह आदमी, जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर। मैनेजर को जब पता चला कि प्रणव ने अभिनव के साथ क्या किया था तो उसका दिमाग गर्म हो गया। बैंक में भले ही उसका दिमाग कंप्यूटर चलाता हो, लेकिन उसका दिल आज भी गोलियां चलाता था। उसने गोली की रफ्तार से प्रणव को अपने कैबिन में हाजिर होने के लिए कहा। तब तक अभिनव ने उसकी टेबल पर अपना फटा हुआ चेक रख दिया था। इतने में प्रणव वहां आया और पहले अभिनव को हीन भावना से और फिर मैनेजर को मुस्कुराते हुए देखने लगा। मैनेजर ने उसे गुस्से से देखा और बोला, तुमने इन साहब का चेक किससे पूछकर फाड़ा? अभिनव के लिए साहब शब्द प्रणव से सुना नहीं गया। उसने कहा, सर, ये डिलीवरी वाला है, फर्जी चेक लेकर बैंक में आया था। इसे क्या लगा यहाँ हम लॉटरी खोलने बैठे हैं? मैंने इसके चेक की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में चेक की थी, कोई रिलेवेंट डाटा था ही नहीं। सच बोल रहा है? मैनेजर ने पूछा। यह सुन प्रणव को धक्का लगा। अभिनव मन ही मन मुस्कुरा रहा था। प्रणव ने हिचकिचाते हुए कहा, आपसे झूठ क्यों कहने लगा? तुझे पता है ये डिलीवरी बॉय किसका चेक लेकर आया है? अकरम सर का। क्या? हाँ, तूने इसके साथ जो किया वो ठीक है, लेकिन अकरम सर को अगर पता चला कि तूने उनके चेक का ये हाल किया है तो वो तेरे साथ क्या करेंगे जानता है ना? मैनेजर ने कहा। अकरम का नाम सुनते ही प्रणव की हालत खराब हो गई थी। इतने में मैनेजर ने कहा, एक काम कर, वो रही टेप और ये रहा चेक, इसका एक एक टुकड़ा जोड़। क्या सर, तुझे नौकरी से निकाल रहा हूं? नहीं सर, मैंने क्या किया? शाबाश, ये तुझे सुनाई दे गया, और इससे पहले जो कहा वो है? मैनेजर ने कहा और अपने दोनों हाथ बांधकर खड़ा हो गया। अभिनव का प्रणव को देख हंसने का मन कर रहा था, पर वो मुश्किल से अपने आप पर काबू करके बैठा था। बलराज ने जब अपना गला साफ किया तो प्रणव घबराया और टेबल पर पड़े चेक के टुकड़ों को देखने लगा। अगर उसे पता होता कि उसे इन्हें फिर से जोड़ना पड़ेगा तो वो इतना फाड़ता ही नहीं। उस चेक के कम से कम 50 टुकड़े हो गए थे। प्रणव ने मैनेजर की तरफ देखा और हिचकिचाते हुए बोला, सर, बैठकर कर सकता हूं क्या? मैनेजर ने नहीं सुनने का नाटक किया। प्रणव समझ गया था आज उसकी क्लास लगने वाली है। उसने टुकड़ों को टेबल पर बिछाना शुरू किया तो मैनेजर ने कहा, अकरम सर का चेक है ये, अच्छी तरह से जोड़ना। 1 घंटे का टाइम दे रहा हूं, गड़बड़ करेगा तो पिछवाड़े पर लात मारकर ऐसा बाहर करूंगा कि दुनिया के किसी बैंक के अंदर जाने लायक नहीं बचेगा, समझे? प्रणव को अकरम के चेक और मैनेजर की भाषा दोनों ने हैरान कर दिया था। उसने घबराते हुए अभिनव को देखा और फिर चेक के टुकड़े जमाना शुरू कर दिया। अभिनव को अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि वो तो अपनी शिकायत लेकर मैनेजर के पास आया था, लेकिन प्रणव ने ना जाने ऐसे कितने ही अभिनव के साथ ऐसा गंदा व्यवहार किया होगा। उधर प्रणव को समझ नहीं आ रहा था कि बलराज और उसका मैनेजर एक फटीचर से डिलीवरी बॉय की मदद क्यों कर रहे थे। आखिरकार प्रणव ने चेक को बड़ी मेहनत से जोड़ा और मैनेजर को दे दिया। मैनेजर ने उसे देखा और प्रणव को बाहर जाने का इशारा कर दिया। जैसे ही प्रणव बाहर गया तो मैनेजर ने अंदर से कमरे का दरवाजा लॉक किया और अभिनव के पास आते हुए बोला, टाइगर, तुम इतने सालों से कहाँ थे? पहले ये बताओ कि तुम मेरे पापा से कैसे जुड़े हुए हो? मैं उनकी टीम का हिस्सा हूँ, मैनेजर ने जवाब दिया। इतने में बलराज ने कहा, टाइगर वापस तो आ गया है, लेकिन मोंटी के वापस आने तक किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए, वरना गेम हो जाएगा। हाँ, बलराज सही कह रहा है टाइगर। साला हम शेरों के बीच एक भेड़िया घुसाया है
वो तुम्हारी और हमारी सारी खबर हमारे दुश्मनों को देने वाला है, इसलिए संभल कर रहना पड़ेगा टाइगर। भेड़िया, तुम्हारा मतलब जासूस? अभिनव ने पूछा। बलराज ने कहा, हाँ, इसके बारे में मोंटी तुम्हें डिटेल में बताएगा, और तब तक गुफा से बाहर आना नहीं, और आओ तो अंधेरे में। इस बीच हमें तुम्हारे पापा यानी हमारे संजय के कातिल का भी पता लगाना है, और साथ ही ये भेड़िया। अभिनव के मन में इन दोनों चीजों से जुड़ा बस एक ही नाम आया, मोंटी। जिस तरह से राणा ने संजय को धोखा दिया था, अभिनव को पूरा भरोसा था कि मोंटी भी अपने बाप के ही नक्शे कदम पर चलेगा। उसे इन लोगों पर तरस आ रहा था जो राणा को अपना सगा मानते थे। अभिनव ने बलराज को देखा और बोला, इस ग्रुप में और कौन कौन है जिससे अभी मिलना बाकी है? मैनेजर ने कहा, इस ग्रुप में है मोंटी, अकरम, बलराज, मैं यानी डीके, इक्का, पार्कर और अलायना। क्या? अलायना? यानी हमारे ग्रुप में एक लड़की भी है? हाँ, इससे पहले उसकी माँ इस पोजीशन पर थी। 1 साल पहले उसकी डेथ हुई तो अलायना उसकी जगह पर आई है। टाइगर, वो लड़की नहीं, आग है, आंधी है, चलता फिरता अंगारा है। मैं अपनी जिंदगी में अलायना जैसी किसी से नहीं मिला। शक्ल, अक्ल और तेवर उसके पास तीनों है। मैं समझा नहीं, अभिनव ने कहा। बलराज उसके पास आया और बोला, जिद्दी, उसके आगे मुझे अपनी जिद कुछ नहीं लगती। कहने को ग्रुप में वो बस एक लड़की है, लेकिन उससे पार पाना हम में से किसी भी मर्द के बस की बात नहीं है। यह सुनते ही अभिनव समझ गया था कि बलराज का इशारा किस तरफ है। अलायना को यह मनवाना कि वो टाइगर है अभिनव के लिए भारी होने वाला था। फिर भी अभिनव को यह चैलेंज लेने में मजा आ रहा था। अभिनव के मन में भी अब अलायना से मिलने की इच्छा बढ़ने लगी थी। इतने में मैनेजर यानी डीके ने कहा, तुम जल्दी से उससे भी मिल लोगे, पर वो तुमसे मिलेगी या नहीं पता नहीं। मुझे नहीं लगता कि टाइगर के लिए उसे मनाना मुश्किल होगा। मैंने जैसा सोचा था यह आदमी वैसा है नहीं। बलराज की यह बात सुन डीके के कान खड़े हो गए। उसने बलराज को देखा और बोला, टाइगर ने तुम्हें रिंग में पटका क्या? यह सुनते ही बलराज जोर से हंसा और उसने हाँ में सिर हिला दिया। उसे देख डीके भी जोर जोर से हंसने लगा। आखिर में डीके ने कहा, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? मैं दे देता हूँ। चेक मैं अकरम के ऑफिस से री इशू करवा लूंगा। मुझे अभी 1 करोड़ रुपए चाहिए। बचे 49 करोड़ मेरे नए अकाउंट में डलवा देना, अभिनव ने कहा। और ये सुन डीके उसके लिए पैसे लेने चला गया। उसके जाते ही अभिनव बलराज के पास आया और बोला, एक बात बताओ, ये अलायना के बारे में तुम कुछ जानते हो क्या? बलराज ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, वैसे तो सब कुछ जानता हूं, और वैसे कुछ भी नहीं। मेरा मतलब है, तुम्हें पता है मेरा क्या मतलब है? बस उसे अपनी तरफ से चिढ़ने का या गुस्सा होने का मौका मत देना, और ना ही उसके पीछे कुत्ते की तरह जीभ हिलाना। और जोक तो बिल्कुल मत मारना, वो जोक मारने वाले को जान से मार देती है। बलराज ने कहा और हंसने लगा। इतने में बलराज ने कहा, वैसे अब तुम्हें गाड़ी की जरूरत है। मैं अपने मैनेजर को बोल रहा हूं, यहां से सीधा ग्लोब मोटर्स जाओ, वहां तुम्हारी गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अभी पैसे मैं भर रहा हूं, बाद में जब तुम गद्दी संभालोगे तो मुझे डबल दे देना। यह सुनते ही अभिनव जोर जोर से हंसने लगा। उसने बैंक से पैसे लिए बाहर आया और एक टैक्सी बुक करके सीधा ग्लोब मोटर्स के लिए निकल पड़ा। जल्दबाजी में वो बलराज से यह पूछना ही भूल गया था कि बलराज ने उसके लिए कौन सी गाड़ी बुक की थी। जैसे ही वो अंदर गया तो उसने देखा कि शोरूम का मैनेजर दरवाजे पर खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा था। उसने अभिनव को देखते ही पूछा, अभिनव गढ़वाल? मैं ही हूँ, अभिनव गढ़वाल। ये सुनते ही वहां रिसेप्शन पर खड़ी दोनों लड़कियों के होश उड़ गए, लेकिन मैनेजर को अभिनव को देख कोई झटका नहीं लगा। बलराज ने उसे पहले ही बता दिया था कि अभिनव दिखने में कैसा था। चलिए मेरे साथ, मैनेजर ने कहा और आगे बढ़ने लगा। कुछ देर के बाद अभिनव एक गैरेज में आ गया था। बाहर ढेर सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी। मैनेजर उसे उसकी गाड़ी के पास लेकर आया। वो एक बहुत ही महंगी सी गाड़ी थी, लेकिन ऊपर से उसे देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो कबाड़ हो। बलराज ने जानबूझकर उसे पुराना करवाया था ताकि कोई भी
अभिनव पर उसकी गाड़ी की वजह से शक न करे। पर जब अभिनव ने गाड़ी के अंदर देखा तो उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैनेजर ने कहा, मैं गाड़ी के पेपर्स रेडी करवाता हूँ, आप तब तक गाड़ी देख लीजिए। मैनेजर वहां से निकला और अभिनव ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए बढ़ने लगा। पर इससे पहले कि वो बैठ पाता, उसे पीछे से एक आवाज आई, हेलो। ये आवाज एक लड़की की थी। अभिनव को लगा कि जरूर ये वही रिसेप्शन वाली लड़कियों में से कोई एक होगी, लेकिन जब वो पलटा तो हैरान हो गया। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि चाहत थी। अभिनव ने चाहत को अनन्या के साथ अकरम की पार्टी में देखा था। चाहत और अनन्या दोस्त थी। हालांकि अभिनव ने वहां उससे कोई बात नहीं की थी, लेकिन वो पार्टी में लगातार अभिनव को ही देखी जा रही थी। उसे पूरा शक था कि अभिनव दुनिया को जो दिखा रहा था, असल में वो वैसा नहीं था। वो जिस तरह से अभिनव को देख रही थी, उसे बड़ा अजीब लग रहा था। चाहत अभिनव के पास आई और बोली, ये सब क्या हो रहा है अभिनव? ये गाड़ी तुम खरीद रहे हो? तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आई हो? अभिनव ने तनी हुई आवाज में पूछा। चाहत को देख वो अपनी पहचान के लिए अलर्ट हो गया था। चाहत उसके सवाल पर मुस्कुराई और मीठी सी आवाज में बोली, मैं चाहत हूँ, तुम्हारी बीवी की दोस्त, और ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। तुम यहाँ गाड़ी खरीदने कैसे आ सकते हो? अनन्या ने तो मुझे बताया था कि तुम गरीब हो। हाँ, मैं गरीब ही हूँ। ये गाड़ी तो मैं अपने बॉस के लिए लेने आया हूँ। चाहत ने उसे कुछ पल के लिए देखा और बोली, पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? पता नहीं, एक काम करती हूँ, मैं अनन्या को भी यहाँ बुला लेती हूँ। दूसरे की सही, पर जब वो तुम्हें गाड़ी में देखेगी तो खुश हो जाएगी। नहीं, उसे बुलाने की क्या जरूरत है? क्यों बेकार में उसे परेशान करती हो तुम बताओ ना, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? ये सुनते ही चाहत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, मुझे चाहिए ट्रीट। क्या तुम मुझे ट्रीट पर लेकर नहीं चलोगे? देखो, मैं तुम्हारी बीवी की दोस्त हूँ और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझे मना करना चाहिए। इससे पहले कि अभिनव उसकी बात का कोई जवाब दे पाता, चाहत ने गाड़ी का दरवाजा खोला और वो पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गई। ठीक इसी वक्त मैनेजर डॉक्यूमेंट्स लेकर आया और उसने डॉक्यूमेंट्स अभिनव को दे दिए। अभिनव भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसे पता था कि चाहत खुद एक रईस परिवार से आती थी। ऐसे में वो उसे अकरम के एक होटल में ले जाने वाला था। चाहत पूरे रास्ते रह रहकर अभिनव को देख रही थी। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे चाहती क्या है। जैसे ही अभिनव की गाड़ी अकरम के होटल के नीचे पार्क हुई तो अभिनव का फोन बज उठा। उसने देखा अकरम का फोन था। हेलो, क्या हुआ टाइगर, सब ठीक? मैंने देखा तुम्हारी गाड़ी मेरे ऑफिस के नीचे आई है। उधर से अकरम ने पूछा। हाँ, वो मैं होटल में किसी के साथ लंच के लिए आया था। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। जरा ऊपर आओ, मैं तुम्हें अपना वीआईपी कार्ड दे देता हूँ ताकि तुम दोनों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिले। अकरम ने मुस्कुराते हुए कहा। अभिनव ने फोन रखा और पलटा तो पाया कि चाहत उसके पीछे खड़ी थी। चले? हाँ, नहीं, तुम एक मिनट यही रुको, मुझे थोड़ा काम है, मैं वो निपटा कर आता हूँ, अभिनव ने कहा। और इससे पहले कि चाहत कुछ कहती, अभिनव वहां से निकल गया। चाहत उसे जाते हुए देख रही थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि ये अकरम का ऑफिस है, लेकिन अभिनव वहां क्या करने जा रहा था और उसे किसने फोन कर ऊपर बुलाया था? चाहत को अभिनव पर शक हो रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या चाहत को अभिनव की असली पहचान के बारे में पता चल जाएगा? और क्या थे चाहत के इरादे? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर। उधर जब चाहत को अभिनव के ऊपर शक हो रहा था, तब इधर अभिनव भी अकरम के कैबिन में पहुंच चुका था। जैसे ही अभिनव अंदर आया तो अकरम ने उसकी तरफ अपना कार्ड बढ़ाया और बोला, ये लो, मजे से लंच करना। थैंक यू, अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा और अकरम के कैबिन से बाहर निकल गया। वो नीचे आया और उसकी आंखें चाहत को ढूंढने लगी। उसने देखा कि चाहत होटल के बाहर शेड में खड़ी थी। अभिनव उसके पास पहुंचा तो चाहत उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। अभिनव ने उससे कहा, चले। दोनों होटल के अंदर दाखिल हो गए और एक टेबल पर जाकर बैठ गए। अभिनव जानबूझकर चाहत से नजर नहीं मिला रहा था, वहीं चाहत उसे लगातार देखती जा रही थी। क्या हुआ, सब ठीक है?
हाँ। अच्छा, वैसे तुम इस ऑफिस में काम करते हो क्या? मुझे लगता है कि हमें कुछ ऑर्डर कर देना चाहिए। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। अभिनव ने चाहत के सवाल को टालते हुए कहा। चाहत ने उसे देखा और एक पल के बाद बोली, तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो क्या? क्या? मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाने लगा? चाहत इस बात का जवाब देने वाली थी। बात उसकी जुबान पर आ ही गई थी कि इतने में वेटर उन दोनों की बातों के बीच खलल डालने के लिए आ गया। अभिनव और चाहत ने वेटर को ऑर्डर दिया और वेटर वहां से निकल गया। लेकिन चाहत अपना सवाल भूली नहीं थी। उसने बात को घुमाते हुए पूछा, तो तुम क्या करते हो? मैं एके प्राइवेट लिमिटेड में एक छोटी सी नौकरी करता हूं। अच्छा, ये तो अकरम जी की कंपनी है ना? अभिनव ने जवाब में हाँ में सिर हिला दिया। इससे पहले कि चाहत आगे कोई सवाल करती, इतने में एक लड़का चाहत के बगल में आकर खड़ा हुआ और बोला, हेलो गॉर्जियस। चाहत ने पलटकर देखा तो पाया कि एक सुंदर सा लड़का फॉर्मल्स पहनकर उसके पास खड़ा था। जैसे उसकी नजर चाहत से मिली तो उसने कहा, यू आर सो ब्यूटीफुल। मैं आना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरा मन नहीं माना। क्या मैं तुम्हें एक बढ़िया सी ट्रीट ऑफर कर सकता हूं? उस लड़के ने कहा। उसकी आंखों में एक शरारत भरी मुस्कान नजर आ रही थी। चाहत उसकी नियत समझ चुकी थी और अभिनव को भी ये समझ आ गया था कि वो किस नियत के साथ यहाँ खड़ा था। ऐसे में उसने भी लड़के को टालने के लिए गंभीरता से कहा, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? वो पहले ही मेरे साथ डेट पर है। उस आदमी ने अभिनव की तरफ देखा और बोला, ओह अच्छा, मुझे तो लगा कि तुम इसके छोटे भाई हो। पर चलो, अब जब तुमने बता ही दिया है कि तुम इसके साथ डेट पर आए हो, तो मैं तुम्हें बहुत प्यार से कह रहा हूं, निकल लो। ये सुनकर अभिनव को बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो देखना चाहता था कि ये आदमी किस हद तक नीचे गिर सकता था। इतने में वो लड़का चाहत की तरफ पलटा और बोला, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम किसी वेल टू डू फैमिली से आती हो। डोंट माइंड, लेकिन तुम्हें इस तरह के लड़कों के साथ डेट पर नहीं आना चाहिए। स्टैंडर्ड इज इंपॉर्टेंट, राइट? तुझसे किसी ने कहा ज्ञान देने को? अभिनव ने बीच में आते हुए कहा। उस लड़के ने अभिनव को घूरते हुए देखा और फिर से चाहत की तरफ देखकर बोला, तुम प्लीज मेरे साथ आओ। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। वैसे भी यू डोंट डिजर्व टू बी विद सच डाउन मार्केट बॉयज, जिनके बापू ने उन्हें पैदा कर करके छोड़ दिया हो। साले! अभिनव से इस बार रहा नहीं गया। उस लड़के ने अपनी हद पार कर दी थी। जैसे वो अभिनव के बाप पर गया तो इतने में अभिनव अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उसने उस लड़के का कॉलर पकड़ लिया। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे! हर कोई अभिनव की इस हरकत को देखकर हैरान हो गया, लेकिन अभिनव को किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने बाप के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। उसने ना सिर्फ उस लड़के को कॉलर से पकड़ा, बल्कि उसे घसीट कर दूर लाया और उसकी नाक पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। क्या कहा तूने? मेरे बाप ने मुझे पैदा करके छोड़ दिया। यही सिखाया तुझे तेरे बाप ने? यही सिखाया है? अभिनव ने ये कहा और उस आदमी को दनादन पीटना शुरू कर दिया। वो लड़का जो अभी तक अभिनव को तेवर दिखा रहा था, अब उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। उसके मुंह से खून निकलकर उसके कपड़ों पर गिरने लगा था, लेकिन अभिनव का हाथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उसे मारता जा रहा था। चाहत भी अभिनव का ये रूप देखकर घबरा गई थी। अरे उसे मार ही डालोगे क्या? इतने में भीड़ में से कुछ लोगों की आवाजें आई। अभिनव को भी एहसास हुआ कि उसने लड़के को कुछ ज्यादा ही पीट दिया था। ऐसे में उसने हाफते हुए से छोड़ दिया। वो लड़का खड़े रहने लायक भी नहीं बचा था। अभिनव को जब होश आया तो उसने उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन अगर वो ये नहीं करता तो वो लड़का चाहत को परेशान करता रहता। अभिनव पलटा और चाहत को देखने लगा। चाहत दूर खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान में अभिनव को एक तरह की शांति नजर आ रही थी। अब उसे डर नहीं लग रहा था। तभी अभिनव के कंधे पर पीछे से एक हाथ आया और उसने अभिनव के कंधे को कसकर पकड़ लिया। अभिनव ने पलटकर देखा तो पाया कि वही लड़का उसे मारने के लिए खड़ा था, पर इससे पहले कि वो अभिनव पर हाथ उठाता, अभिनव ने उसे कोहनी से झटका दिया और वो नीचे गिर गया। हर कोई अभिनव के फोटो खींच रहे थे, उसकी वीडियो बना रहे थे। अभिनव को ये देख अच्छा नहीं लग रहा था।
उसे ये सब अजीब लग रहा था। वो यहां से निकल जाना चाहता था, पर इससे पहले कि वो निकल पाता इतने में पीछे से आवाज आई। क्या हो रहा है यहाँ? ये कोई मछली बाजार नहीं है, एक रेप्यूटेड होटल है। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि होटल के मैनेजर की थी। होटल की ऐसी हालत देखकर मैनेजर का दिमाग खराब हो गया था। इससे पहले कि अभिनव उसे अपनी तरफ से कुछ समझा पाता, वो मार खाया हुआ लड़का गिड़गिड़ाते हुए मैनेजर के पास आया और रोते हुए बोला, इस आदमी ने देखो मुझे कितना मारा है, इसने मेरी नाक तोड़ दी, ये देखो। मैनेजर ने पहले उस आदमी को देखा और उसके बाद अभिनव को देखने लगा। बाकी लोग भी अभिनव को देख रहे थे। इससे पहले कि अभिनव अपनी तरफ से कुछ कह पाता, मैनेजर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे वीआईपी कस्टमर के ऊपर हाथ उठाने की? क्योंकि इस आदमी ने हम लोगों को परेशान किया। मैं इसे मुंह नहीं लगाना चाहता था, फिर भी ये मेरे बारे में भला बुरा कह रहा था और इसने मेरे पिता के बारे में भी उल्टा सीधा कहा था। बस इतनी सी बात पे तुमने इनके साथ इतना कुछ कर दिया? अभी के अभी माफी मांगो इनसे। मैं इससे माफी मांगू? इससे कहो कि ये मुझसे माफी मांगे। साले चुपचाप माफी मांग। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। बिना माफी मांगे मैं तुझे इस होटल से बाहर भी नहीं निकलने दूंगा। उस आदमी ने कहा जिसे अभिनव ने मारा था। मामला बिगड़ता जा रहा था। अब इससे पहले की बात आगे बढ़ती, चाहत बीच में आई और बोली, एक्चुअली गलती अभिनव की नहीं है, इस आदमी की है। इसने मुझे छेड़ने की कोशिश की। ये मुझसे गलत तरीके से बात कर रहा था। मैं और अभिनव साथ में लंच पर आए थे, पर यह आदमी। चाहत ने सारी बात मैनेजर और आसपास खड़े लोगों को बता दी। मैनेजर ने पलटकर उस लड़के को देखा और बोला, क्या ये सही है? उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में मैनेजर फिर से चाहत की तरफ पलटा और बोला, जो भी हो मैडम, पर इससे माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। अभिनव समझ गया था कि मैनेजर उससे ऐसे क्यों बात कर रहा था। असल में वो अभिनव को उसके कपड़ों से जज कर रहा था। जब अभिनव को लगा कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, तो उसने अपनी जेब से अकरम का कार्ड निकाला और मैनेजर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम्हें पता है मुझे ये कार्ड किसने दिया है? इस पर लिखा नाम पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि निष्पक्ष फैसला कैसे किया जाता है। हाँ, ये सही कह रहा है। भीड़ में से किसी ने अभिनव की बात का समर्थन करते हुए कहा। मैनेजर ने अभिनव से कार्ड लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। जैसे उसने कार्ड पर लिखा नाम पढ़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो पहले कार्ड को और बाद में अभिनव को देखे जा रहा था। अगर अभिनव के पास अकरम का कार्ड था तो वो समझ गया था कि अभिनव अकरम का खास है। उसने अभिनव से कुछ बोलने की कोशिश भी की, लेकिन उसका मुंह ही नहीं खुल रहा था। अगर अकरम को इस बारे में पता चल जाता तो उसकी नौकरी जा सकती थी। जब अभिनव ने देखा कि मैनेजर के पास कुछ भी कहने को नहीं बचा है, तो उसने उस लड़के की तरफ देखकर कहा, और तू लड़कियों से बात करने से पहले अपनी माँ के पास जा और उनसे सीख के लड़कियों की इज्जत कैसे की जाती है। इतना कहते ही अभिनव ने चाहत को अपने साथ लिया और वहां से निकल गया। दोनों गाड़ी में आकर बैठ गए थे, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। जो कुछ भी हुआ उसके बाद अभिनव ये तो जानना चाहता था कि आखिर चाहत के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन वो आगे से पूछकर उसे शक करने का मौका नहीं देना चाहता था। चाहत उसकी पहचान जानने के लिए हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी हुई थी। अगर वो उसे जरा सा मौका दे देता तो वो लपकने में देर नहीं करती। अब अभिनव को भूख लग रही थी, लेकिन वो चाहत से खाने के बारे में भी बात नहीं कर सकता था। वैसे भी उसे भूखे रहने की आदत थी। बचपन से वो दिन में सिर्फ 2 बार खाता था। उसने कई शामें तो बिना खाए भी गुजारी थी। पैसे आ जाने से अभिनव ने अपनी आदतें नहीं बदली थी। इधर चाहत भी बार बार उसे देख रही थी, और जब उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछा, तुम ठीक हो? हाँ, सॉरी, मैंने तुम्हारा मूड और तुम्हारा लंच दोनों खराब कर दिए। तुम चाहो तो हम कहीं और चलकर खा सकते हैं। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरे दिन फ्री हूँ। अभिनव ने उसकी बात सुनी और गाड़ी दूसरे होटल की तरफ मोड़ दी। कुछ देर के बाद उसने गाड़ी एक होटल के बाहर लगा दी। चाहत नीचे उतरी और उस होटल की तरफ देखने लगी। अभिनव ने ऊपर लगा बोर्ड देखा और उसके बाद चाहत के साथ अंदर दाखिल हो गया। अभिनव जानता था कि ये होटल दिक्पाल का था। दिक्पाल होटल के साथ साथ बहुत बड़ा माफिया ग्रुप भी चलाता था। जैसे माफिया वर्ल्ड में टाइगर का नाम बड़ा था, वैसे ही दिक्पाल का नाम भी काफी बड़ा था। जितनी दौलत और धंधे टाइगर के पास थे, उतने ही दिक्पाल के पास भी थे।
कई मामलों में वो एक दूसरे के दुश्मन थे। अभिनव को ऐसा आभास हो रहा था कि शायद यहाँ उसकी दिक्पाल से मुलाकात हो सकती है। तो तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताने वाले? अभिनव के मन में जब ये सारे ख्याल चल रहे थे तभी चाहत ने कहा। दोनों एक टेबल पर आकर बैठ चुके थे और वाइन पी रहे थे। अभिनव ने भोला बनते हुए पूछा, किस बारे में? असल में वो समझ गया था कि चाहत के मन में यह शक की सुई क्यों घूम रही थी। उस दिन पार्टी में जब अकरम अभिनव को अलग से अपने साथ ले गया था तब बाकी लोगों ने तो ये मान लिया था कि वो उसके ड्राइवर का बेटा था, लेकिन ये बात चाहत के गले नहीं उतर रही थी। उसने कहा, कमाल है, तुमसे तो मैं तुम्हारे बारे में ही पूछूंगी ना। मेरे बारे में मेरे पास बताने लायक कुछ नहीं है, अभिनव ने कहा और चाहत से बचने के लिए इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ी जो आपस में काफी गंभीर बातें कर रहे थे। उनमें से एक आदमी ने कहा, इस टाइम दिक्पाल बॉस का डंका सिर्फ गुड़गांव में ही नहीं पूरे इंडिया में बज रहा है। हाँ, मार्केट से जैसे ही टाइगर गायब हुआ वैसे ही टाइगर का नाम भी गायब हो गया। ये सुनते ही अभिनव पलटकर उस आदमी को देखने लगा जो ये बात कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो टाइगर के बारे में इस तरह की बातें क्यों कर रहे थे। बताओ ना अभिनव, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? चाहत ने पूछा। तभी उन लोगों में से एक ने कहा, नहीं, टाइगर अभी गया नहीं, टाइगर जिंदा है और वो जल्द ही लौट कर आएगा। मैंने तुमसे कहा था ना जॉनी, इतनी मत पिया करो कि संभली ना जाए। कुछ भी बकवास कर रहे हो। बकवास नहीं बकवास तो तुम कर रहे हो। टाइगर का कंपैरिजन दिक्पाल से, विस्की और देसी शराब का क्या मैच। मैं कह रहा हूं टाइगर जिंदा है एंड ही विल रिटर्न सून। जॉनी नाम के इस आदमी की बात सुनकर अभिनव के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो ये जानना चाहता था कि जॉनी मन से फेंक रहा था या उसके पास सच में कोई जानकारी थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अभिनव सच का पता लगा पाएगा और क्या चाहत अभिनव के मुंह से सच निकलवा पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर। जब अभिनव उन लोगों की बातों को ध्यान से सुन रहा था तब इधर चाहत भी उसे देख रही थी। चाहत भी अब अभिनव की तरह उन लोगों की बातें सुनने लगी थी। जब उसके कान में उनकी बातें पड़ी तो वो धीरे से हंसते हुए बोली, क्या डेयरिंग है यार इन लोगों की। दिक्पाल की होटल में बैठकर टाइगर की बातें कर रहे हैं। या तो इन्हें शराब चढ़ गई है या फिर सच में इनमें बहुत हिम्मत है। इतना कहकर चाहत फिर से अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ गई थी, लेकिन अभिनव अभी भी उनकी बातें सुन रहा था। चाहत लगातार अभिनव को देखे जा रही थी। उसे ना जाने क्यों यह आभास हो रहा था कि अभिनव उससे कुछ तो छुपा रहा था। वो औरों की तरह अभिनव के कपड़े नहीं देख रही थी, बल्कि उसकी नजर उसके चेहरे पर थी। उसकी आंखें, उसके बाल और उसकी त्वचा देखकर चाहत को ऐसा लग रहा था कि अभिनव किसी बड़े परिवार का वारिस था और वो इस चीज को छुपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चाहत ने इस बारे में उससे आगे बात नहीं की। टाइगर सबसे बेस्ट है। इंडिया में तो क्या, आउट ऑफ इंडिया भी कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। दिक्पाल तो दूर दूर तक नहीं, जॉनी ने कहा। उसके मुंह से ये सुनते ही एक आदमी ने जॉनी के मुंह पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम्हारा टाइगर को लेकर जो ये प्यार है ना, ये तुम्हारी जान ले लेगा प्यारे। जैसे ही दूर बैठे अभिनव ने ये सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इतने में तीसरे आदमी ने कहा, हाँ यार, ये जॉनी हमें मरवा देगा। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी अभिनव की नजर एक काले सूट पहने आदमी पर पड़ी। उसने आंखों पर चश्मा लगा रखा था और काफी देर से उन तीनों को देख रहा था। जैसे ही वो तीनों आदमी अपनी जगह से उठकर वहां से बाहर निकले, वो आदमी भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। जब वो अभिनव के बगल से निकला तो अभिनव ने देखा कि उसके पास एक बंदूक थी। अभिनव को यह समझने में देर नहीं लगी थी कि वो दिक्पाल का आदमी था। अभिनव को यह भी समझ में आ गया था कि कुछ ही देर में उन तीनों लड़कों के साथ यह आदमी क्या करने वाला था। अभिनव! जब अभिनव अपने ख्यालों में खोया हुआ था तभी चाहत ने चिल्लाते हुए कहा और उसे उसके ख्यालों से बाहर निकाल दिया। अभिनव ने उसे देखा और बोला, क्या कह रही थी तुम मेरी दोस्त से झूठ बोल रहे हो। कौन सी दोस्त? अनन्या! चाहत ने जोर देते हुए कहा।
अभिनव को एहसास हुआ कि उससे गड़बड़ हो गई थी। फिर भी उसने बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्यों उससे झूठ बोलने लगा। और हाँ चाहत, मुझे अभी निकलना होगा, एक जरूरी मीटिंग है, मुझे उसके लिए जाना है। और फिर तुम्हें तो पता ही है, मैं अनन्या का पति हूँ। अगर घर पहुंचने में जरा भी देर हो गई तो वो मेरी जान ले लेगी। वैसे भी वो मेरे ऊपर बहुत शक करती है। शक तुम्हारे ऊपर? वो तुम्हें पसंद तक नहीं करती, उसके दिमाग में तुम्हारा ख्याल भी नहीं आता, तो फिर वो तुम्हारे ऊपर शक क्यों करने लगी? हाँ जानता हूँ, फिर भी अभी मुझे जाना होगा। क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? चाहत ने अभिनव के सवाल के जवाब में हाँ में सिर हिलाया और फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए अपनी जगह से खड़ी होकर बोली, हम फिर कब मिलेंगे? जल्दी? अभिनव ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और चाहत के साथ होटल से बाहर आ गया। जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि जॉनी और उसके साथी पीछे की तरफ भाग रहे थे। अभिनव को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। उसने चाहत से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? अभिनव की आंखें आगे भी थी और पीछे भी। चाहत ने कहा, मुझे बस यही पास ही उतार दो, मुझे वहां एक छोटा सा काम है, मैं वहीं से निकल जाऊंगी। अभिनव ने राहत की सांस ली। चाहत उसका ज्यादा टाइम नहीं लेने वाली थी और वो लोग वहां से निकल गए। वहां पहुंचकर उसने तुरंत गाड़ी को रोका और दरवाजा खोल दिया। चाहत को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतनी जल्दी क्या थी। अभिनव ने कहा, और हाँ, मेरे साथ लंच करने के लिए थैंक्स। ये बात उसके दिल से निकली थी। अगर चाहत उसे अपने साथ नहीं लाती तो वो इन लोगों को भी नहीं देख पाता। चाहत ने भी मुस्कुराते हुए कहा, फिर मिलेंगे, और वो हाथ हिलाते हुए वहां से निकल गई। उसके जाते ही अभिनव ने फिर से पीछे देखा। उसने पाया कि वो लोग काफी दूर निकल गए थे। उन तक पहुंचने के लिए उसे यू टर्न लेना था, लेकिन यू टर्न बहुत आगे था। ऐसे में अभिनव ने रिवर्स गियर डाला और गाड़ी को जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से पीछे की तरफ दौड़ाने लगा। वो अक्सर अपने पिता को गाड़ी ऐसे ही पीछे की तरफ दौड़ाते हुए देखता था। तब उसे समझ नहीं आता था कि उसके पिता ये क्या कर रहे हैं। अब उसे महसूस हो रहा था कि उसके पिता उसे आज के लिए तैयार कर रहे थे। अभिनव पीछे चलता जा रहा था। आसपास से काफी सारी गाड़ियां निकलते जा रही थी। अभिनव बहुत ध्यान और तेजी के साथ उन लोगों की तरफ बढ़ता जा रहा था। इस बीच एक गाड़ी से वो टकराने ही वाला था कि इतने में उसने ब्रेक लगाया और गाड़ी को आधा घुमा दिया। साला पागल हो गया क्या? दूसरे आदमी ने चिल्लाते हुए कहा। अभिनव ने बस अपना कान पकड़ लिया और फिर से गाड़ी को रिवर्स में ले जाने लगा। कुछ देर के बाद जब अंधेरा होने लगा तब अभिनव की गाड़ी उन लोगों के पास जाकर खड़ी हो गई थी जो एक आदमी को घेर कर खड़े थे। उन लोगों के पास पहुंचकर अभिनव को पता चला कि वो लोग उस लड़के को मार रहे थे। रुको! इतने में अभिनव ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज सुनकर सभी रुक गए और पलटकर देखने लगे। अभिनव एक कदम उनके पास आया और बोला, क्यों उस बेचारे को मार रहे हो? तुझसे मतलब है तभी तो यहाँ खड़ा हूँ। अगर जिंदगी में आगे भी खड़ा ही रहना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जा, वरना इसकी तरह लंबा कर दूंगा। एक हट्टे कट्टे से आदमी ने अभिनव को घूरते हुए देखा और कहा। यह सुन अभिनव को हंसी आ गई। उसने कहा, अरे ये लाइन तो मैं तुझे बोलने वाला था, तूने मेरी लाइन छुड़ाई। अब तो तू और ज्यादा मार खाएगा। अभिनव के मुंह से ये बात सुनकर उन लोगों को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उन लोगों का लीडर आगे आया और बोला, अरे हीरो बन रहा है क्या? है? जानता नहीं गुड़गांव में ये हीरोगिरी काम नहीं आती। चुपचाप चला जा, वरना बेकारी हमें एक की जगह 2 कब्रें खोदनी पड़ेगी। अभिनव ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उन लोगों की तरफ देख रहा था और उनकी गिनती कर रहा था। इतने में उसने एक लड़के से कहा, भाई जरा पीछे हो ना। हाँ। वो लड़का पीछे हटा तो आखिर में अभिनव ने अपनी गिनती पूरी कर कहा, हाँ, अब कब्रिस्तान वालों को फोन करके बोल दो कि वो 2 नहीं 20 कब्रें खोद कर रखे। 2 लोग 20 मुर्दों को गाड़ने आ रहे हैं। इस बात ने अभिनव के सामने हर एक आदमी के गुस्से को भड़का दिया था। इधर अभिनव भी अपनी मुट्ठी कसकर तैयार हो गया था। एक आदमी दौड़ते हुए अभिनव की तरफ आया और उसने अभिनव पर डंडे से वार करने की कोशिश की, लेकिन अभिनव ने उसका डंडा पकड़ा और उसके पेट में मार दिया। लड़का नीचे गिर पड़ा। पकड़ो साले को! लीडर ने चिल्लाते हुए कहा और उसके बाकी आदमी भी एक के बाद एक अभिनव पर टूट पड़े। अभिनव भी उनका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था।
वो किसी का सिर दीवार से फोड़ रहा था तो किसी के पेट में अपना घुटना मार रहा था। उसने एक आदमी की पसलियों को उसी के डंडे से तोड़ा और फिर एक आदमी की गर्दन को दबोचकर उसे सड़क के उस पार फेंक दिया। देखते देखते अभिनव ने समा और समय दोनों बदल दिए। वो लड़का जॉनी, जो अभी तक उन लोगों से मार खा रहा था और जिसे लग रहा था कि अब उसके जिंदा बचने की कोई संभावना नहीं है, वो खुद अभिनव का ये रूप देख हैरान हो गया था। उसके लिए अभिनव भगवान से कम नहीं था। जब अभिनव ने उनके लीडर को भी मार मार कर हदभरा कर दिया तो वो दर्द के मारे करहाते हुए बोला, कौन हो तुम? अभिनव ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसकी आंखों में देख रहा था। वो आदमी जवाब जानने के लिए बेताब हुआ जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि अभिनव उसे कोई जवाब देता, वो खुद ही नीचे गिर गया था। उसकी आंखें बंद हो गई थी और उसने हिलना डुलना बंद कर दिया था। उसे इस हाल में देख अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। इधर जॉनी का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई आदमी नहीं देखा था जो एक साथ इतने लोगों को चित कर सके। वो धीरे धीरे अभिनव की तरफ आगे बढ़ने लगा था। अभिनव ने देखा कि उसकी होंठ के पास से खून आ रहा था। उसकी आंख के नीचे काला गड्ढा हो गया था। उसके पैर में मोच थी और उसके कपड़े फटे हुए थे। कुल मिलाकर उसकी हालत बहुत खराब थी। अगर अभिनव वक्त रहते वहां नहीं पहुंचता तो वो मर सकता था। उस लड़के ने अभिनव के पास आकर पूछा, कौन हो तुम और तुमने हमारी जान क्यों बचाई? जॉन इस सवाल का जवाब जानने के लिए बेताब था। उसके दोस्त वही सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़े थे। अभिनव ने उसे एक सेकंड के लिए देखा और बोला, मैं कौन हूं ये मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि तुम ये किसी को नहीं बताओगे कि मैं कौन हूं। जॉनी ने अभिनव की शर्त पर बिना सोचे हाँ में सिर हिला दिया। अभिनव ने उसकी जान बचाई थी। वो अभिनव के लिए अपने दिल में इतना छोटा सा राज तो रख ही सकता था। अभिनव उसके पास आया और उसे अपना कान पास लाने का इशारा किया। जॉनी अब अपना कान पास लेकर आया। अभिनव धीरे से उसके कान के पास झुका और बोला, मैं टाइगर हूं। और इतना कहकर वो 2 कदम पीछे हो गया। जॉनी ने जब ये बात सुनी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो बिना पलक झपकाए अभिनव को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जो देख रहा था वो सपना है या हकीकत। अभिनव ने उसे इस बात को सीक्रेट रखने के बारे में याद दिलवाया और उसके बाद गाड़ी में बैठकर निकल गया। जॉनी अभी भी बिना पलक झपकाए अभिनव की गाड़ी को जाते हुए देख रहा था। कुछ देर के बाद अभिनव हरदेव पाल सिंह के घर आ गया था। इतने सारे लोगों को मारने के बाद अभिनव के हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। उसने गाड़ी पार्क की और एक गहरी सांस लेकर अंदर जाने लगा। वो बहुत धीरे धीरे और ध्यान से अंदर जा रहा था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब हमें करना क्या चाहिए। मेरे हिसाब से हमें गौरव से कहना चाहिए कि वो अकरम से इस बारे में बात करे। अब तो वही हमारी मदद कर सकते हैं, राजीव ने कहा। जब अभिनव अंदर आ रहा था तब राजीव, शर्मिला और परिवार के बाकी लोग किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। वो सभी काफी चिंता में नजर आ रहे थे। जब तक हमें किंग कॉर्पोरेशन का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक हमारा काम नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है हमें फॉक्स ग्रीन होल्डिंग से सपोर्ट लेना चाहिए। शर्मिला ने भी अपनी तरफ से सुझाव देते हुए कहा, मम्मा आप कैसी बातें कर रही हो? ये दोनों कंपनी टाइगर चलाता है और हम जैसे लोग टाइगर से सीधा जाकर नहीं मिल सकते हैं। आज तक जब उसे किसी ने देखा ही नहीं तो हम कैसे उससे मिल पाएंगे? अनन्या ने कहा। यह सुनकर शर्मिला बोली, शायद चिराग इस काम में हमारी मदद कर सकता है। मैं काम करती हूँ, तुम्हारी और चिराग की शादी फिक्स करवा देती हूँ। वैसे भी इस अभिनव ने हमें दिया क्या है? ठीक इसी वक्त अभिनव घर के अंदर दाखिल हो गया। उसे पूरी बात तो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जितना उसने सुना उसे सुनकर उसे लगा कि अनन्या की कंपनी किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई थी। हेलो, नमस्ते, अभिनव ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। वो भले ही कितना भी थका हुआ था, लेकिन वो इन लोगों को पता नहीं चलने देना चाहता था कि वो क्या करके आया है। जैसे ही अभिनव ने चहकते हुए नमस्ते किया तो शर्मिला, अनन्या और राजीव उसे देखने लगे। उनकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। अभिनव उनकी आंखें देख हैरान हो गया। अभिनव को ये तो नहीं लग रहा था कि वो लोग मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करेंगे, लेकिन आज जिस तरह का गुस्सा उनकी आंखों में नजर आ रहा था उसे देखकर अभिनव को कुछ
अजीब लग रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर क्यों सब लोग अभिनव से गुस्सा थे और किस परेशानी में फंसी थी अनन्या? क्या अभिनव उसकी परेशानी हल कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर